नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नॉवलेट का नाम है हिसार ख़त्म हुआ और इसकी राइटर है नसीम आमना। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। रवीदा का तो ख्याल था कि फ़ोन करने वाला थक हार कर खुद ही सिलसिला मुनक़ता कर डालेगा, मगर फ़ोन करने वाला उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज साबित हुआ था। रवीदा ने बेबसी से अपने आटे से सने हुए हाथों को देखा। सिंक पर हाथ धोए, फिर चूल्हे की आंच हल्की करते हुए किचन से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों से लाउंज अबूर करके टेलीफोन स्टैंड तक पहुंची। हेलो, उसने रिसीवर उठाते हुए अजलत में कहा। उसका सारा का सारा ध्यान पीछे चूल्हे पर चढ़ी हंडिया की तरफ था। दूसरी तरफ से किसी अजनबी मर्दाना आवाज़ में उनके टेलीफोन नंबर दोहरा कर पूछा गया कि क्या वो इसी नंबर से बात कर रही है। जी हाँ, मगर आप? रवीदा को कोशिश के बावजूद आवाज़ शनाख्त नहीं कर पाई थी। यूँ भी लोगों के नाम वगैरह भूलने के मामले में उसकी याददाश्त कमाल की थी। दूसरी तरफ से सुनाई देती आवाज़ में से शाइस्तगी एकदम ही गायब हो गई थी। खुश्क लहजे में पूछा गया, पहले आप ये बताइए मोहतरमा कि अभी कुछ देर पहले आपके नंबर से मेरे घर फ़ोन क्यों और किस खुशी में किया गया था? दूसरी तरफ पस मंज़र में खासा शोर था। कोई खातून ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। रवीदा को मफ़हूम समझने में खासी दिक्कत हुई, मगर जब समझी तो हौंक सी बन गई। मेरे घर से तो अभी कहीं भी कोई कॉल नहीं की गई और मैं तो वो ये बताते बताते रुक गई कि वो इस वक्त किचन में मसरूफ़ थी। पता नहीं कौन था और क्यों पूछ रहा था। उधर वो उसकी बात काट कर बोला, झूठ बोलने से पहले ये जान लें कि मेरे फ़ोन पर CLI लगा हुआ है। क्या मतलब है आपका कि झूठ? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ से आपकी तरफ कोई कॉल नहीं गई और घर में इस वक्त मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। रवीदा तनक कर ये कह तो गई, मगर उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने ये बताकर गलती की है। हो सकता है ये चोरी डकैती करने वाले गिरोह का कोई नया तरीका वारदात हो, घर के मकीनों के बारे में मालूमात हासिल करने का। एक तो वो अपनी इस बगैर सोचे समझे कर गुजरने और बाद में पछताने की आदत से बड़ी आजिज़ थी। अगला जुमला उसे मज़ीद सुलगा गया। तो फिर फ़ोन यकीनन आपके फरिश्तों ने किया होगा। अजीब आदमी हैं आप, खामखा फ्री हो रहे हैं। आखिर आप हैं कौन? क्या चाहते हैं? क्या ये नया तरीका ढूंढा है ख़वातीन से बात करने का, लिफ्ट लेने का? रवीदा को यही सुझाई दिया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। तो फिर इन उल्टे सीधे सवालात का मकसद तो आप ही बताएंगे कि एक शरीफ आदमी के घर कॉल करके गलत सलत बातें करके उसके घर वालों को परेशान करने का? वो खासे तौहीन अमेज़ लहजे में बोला, देखिए मोहतरमा, आपके लिए तो शायद ये एक मजाक या वक्त गुजारी का ज़रिया होगा, मगर ये बताइए कि मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूँ? अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ? उस नेक वक्त ने तो उसे सच ही समझना है। आपको इस तरह की बेहुदा हरकत करते हुए तो ये तो सोचना चाहिए था कि आपका नंबर ट्रेस भी हो सकता है। आपको पता है आपने किस कदर घटिया और गैर कानूनी हरकत की? मैं आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। पस मंज़र में खातून के चीखने चिल्लाने की आवाज़ तेज़तर होती जा रही थी। वो कुछ झुंझला कर शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा था। दरवाज़ा बंद होने की धड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी और सन्नाटा छा गया। फिर वो दोबारा माउथ पीस में बोला, देखा आपने, ये गज़ब ढाया आपके फ़ोन ने। अब आपके लिए यही बेहतर है कि आप खुद ही मेरी मिसेज से अपनी इस हरकत की वजाहत करें और सॉरी करें। कम अज़ कम मेरी तो गलो खलासी हो। रवीदा के पैरों पर लगी सर पर बुझी थी। वो होता कौन था उस पर यूँ मुसलसल बेबुनियाद फजूल किस्म के इल्ज़ाम तराशी करने वाला और हुक्म चलाने वाला? अगर ये कोई ड्रामा था, मजाक था, तो बहुत भोंडा मजाक था। बर्दाश्त की हद तो पहले ही ख़त्म हो रही थी। वो सारा अदब इखलाक बलाए ताक रख कर करीब करीब चिल्ला ही तो पड़ी, बात सुनिए मिस्टर, बहुत हो चुकी, आपके होश तो ठिकाने पर हैं। क्या कहा है आपने कि किस नंबर से कॉल की गई आपको? दूसरी तरफ से नंबर दोहराया गया। रवीदा ने अब जाना कि पहली बार उससे नंबर सुनने में गलती हुई थी और वो यूं ही हामी भर बैठी थी। तो अपने दिमाग के साथ साथ अपनी आंखों का इलाज भी करवा लीजिएगा। पर लगता है बीवी के खौफ के मारे असाब काबू में नहीं रहे। मेरे नंबर में 43 की बजाय 42 आता है, समझे आप? और आइंदा किसी के घर फ़ोन करके यूँ बकवास करने की बजाय ज़रा आंखें खोलकर नंबर डायल कीजिएगा। आपको हिम्मत किस तरह हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आपको शरीफ लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। आप क्या मुझे कानून के हवाले करेंगे? पुलिस की मदद तो मुझे लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे सांप सा सूंघ गया था। फिर उसकी हकलाई हुई आवाज़ उभरी, क्या वाकई ये आपका नंबर नहीं है? आवाज़ में बेयकीनी भी थी। हरगिज़ नहीं। वो दांत पीस कर घर आई। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया, मगर आपने तो, देखिए ये मेरी गलती नहीं, आपने खुद ही, एक मिनट ज़रा सुनिए मैं प्लीज़, दरअसल मेरी बीवी, उससे वजाहत करना दोभर हो रहा था। जस्ट शट अप। रवीदा ने रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। एक तो वो पहले गर्मी से जलती भुनती आई थी, उस पर इस टेलीफोन ने मूड मज़ीद चौपट करके रख दिया था। किचन में वापस आकर वो माथा पीट कर रह गई। एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी। हंडिया लग चुकी थी और अब यकीनन बाबा जान ने उसकी क्लास ले डालनी थी।
उनके लिए कुछ पकाते वक्त उसे हमेशा ही चौकस रहना पड़ता था कि कहीं कोई कसर रह ना जाए या आंच तेज़ ना हो जाए। और शोमई किस्मत अक्सर ही कुछ न कुछ कमी बेशी हो जाती थी। उनकी तनकीद का खौफ असाब पर सवार भी तो इस तरह रहता था कि अच्छा भला काम बिगड़ जाता था, और आज तो उसका सरासर जिम्मेदार वो फ़ोन करने वाला अहमक था। वो गायबाना उसे कोसती हुई सालन दूसरी देगची में मुंतकिल करने लगी। बाबा जान की वापसी का वक्त होने वाला था। इतना वक्त हरगिज़ नहीं था कि वो उनके लिए कुछ और बना पाती, इसलिए सब्र शुक्र से डांट खाने की तैयारी करनी पड़ी। और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। बाबा जान ने पहला लुकमा चखते ही नवाला वापस पटक कर उसे अच्छे खासे लेक्चर से नवाज डाला, जिसका लबे लुबाब यही था कि इसमें अपनी माँ का कोई एक भी गुण नहीं आया। ना उसमें उन जैसा सलीका है, ना उसके हाथ में उन जैसी लज्जत। अल्लाह बख्शे, मरहुमा ने हमें ज़िंदगी में किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। क्या खूबी नहीं थी उनमें, सुगड़पन, सफाई, नफासत, हाथ का जायका। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम किस पर गई हो, इतनी लापरवाह क्यों हो, हमारे इतना समझाने का कोई असर क्यों नहीं होता तुम पर। रवीदा बैठी घूंट दर घूंट पानी के साथ साथ आंसू भी पीती रही। अम्मा जान अगर आज जिंदा होती तो अपनी इतनी तारीफ सुनकर शायद खुशी से ही मर जाती। सारी उम्र तो बाबा जान ने अपने तानो तशन्नुस से उन्हें 8-8 आंसू रुलाए थे। अब शायद ये तारीफ अपना एहसास ज़िया दूर करने और उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए करते थे। अम्मा जान खुद तो चली गई थी, उसे एक मुस्तकिल इम्तिहान से 2-4 कर गई थी। अपनी ज़िंदगी में तो उन्होंने मारे लाड प्यार के रवीदा को घरेलू जिम्मेदारियों से दूर ही रखा था। वो अपनी तालीमी मसरूफियात में ही उलझी रही, फिर अब सर पर पड़ी तो निभानी पड़ रही थी। मगर बहरहाल वो अनाड़ी थी और बाबा जान का मेयार बहुत ऊंचा था। उन्हें हर चीज़ मुकम्मल और बेऐब चाहिए होती थी। घर में मुकम्मल सफाई, खाने में मुकम्मल लज्जत, तहजीब, आदाब, इखलाक, हर शय मुकम्मल। उनकी पसंद के मेयार पर पूरा उतरना कोई आसान काम थोड़ी था। रवीदा अपने आप में अपनी माँ जैसे कमाल कहाँ से लाती, और फिर उनकी ज़िंदगी में तो बाबा जान ने उन्हें इतना आइडियल बनाकर पेश ही नहीं किया था कि वो उनसे कुछ सीख ही लेती। अम्मा जान अपनी ज़िंदगी में तो उनके लिए एक नाकुसुल अकल और फोड़ औरत ही रही थी। उनके यके पके हुए हर खाने में मीन मीख निकालना भी उनकी पुरानी आदत थी। अब भी वही ड्रामा स्टेज होता था, बस एक किरदार बदल गया था। वो तो इंसानों से भी बहुत कम मुतमईन हो पाते थे। शायद इसीलिए वो आज तक उसके लिए आने वाले रिश्तों में कोई ना कोई ऐब निकाल कर उन्हें रद्द करते रहे थे। अपनी इकलौती बेटी के मेयार के मुताबिक कोई रिश्ता उनकी निगाह में जचता ही नहीं था। उसके साथ की लड़कियां 2-2 बच्चों की माएँ बन चुकी थी और रवीदा अभी तक कंवारी बैठी थी। ये नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करते थे, वो उसका ख्याल रखते थे, उसके लिए घर में हर आसाइश मुहैया की हुई थी, लेकिन अगर मुयस्सर नहीं थी तो ज़हनी आज़ादी उनकी हर वक्त की रोक टोक से वो अपने आप को ज़हनी तौर पर उनकी कैद में महसूस करने लगती थी। कभी कभी तो हर शय से जी चाट होने लगता था। उस पर बाबा जान की इस तरह की बातें और बेजार कर देती थी। उन्हें किसी का दिल रखना आता ही नहीं था। उस वक्त भी वो 2-4 लुक़मे जैसे जहर मार करके बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। रवीदा बेदिली से बर्तन समेटने लगी। गलती इंसान से हो ही जाती है, मगर बाबा जान ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं था। वो उनकी नज़र में घरेलू कामकाज की एक मशीन से ज़्यादा की अहमियत ही नहीं रखती थी। रात गए उसका फ़ोन दोबारा आ गया। बाबा जान जल्दी सोने के आदी थे, वो अपने बेडरूम में जा चुके थे। रवीदा टीवी लाउंज में बैठी चैनल बदल बदल कर देख रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। वो खासी नीची आवाज़ में बोल रहा था, जैसे किसी के सुन लेने का डर हो, मगर उसका लहजा शर्मिंदगी के एहसास में डूबा हुआ था और वो उससे सुबह के वाक़ये की माजरत चाह रहा था। आप मुझे गलत मत समझिए, वल्लाह मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई गलत मकसद है। मेरी नीयत साफ़ है। दरअसल मैंने आज तक किसी को दांस्ता दुख नहीं दिया, इसीलिए मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। वो जल्दी जल्दी कह रहा था। वो नंबर वाकई किसी और का था और उन मोहतरमा का यही मशवरा था, मगर उसकी वजह से आपको जो ज़हनी अजियत उठानी पड़ी मुझे इसका एहसास है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फिर आप ही ने शुरू में कहा था कि आप इसी नंबर से बोल रही हैं, तो ये सब हो गया। मैं वाकई आपसे शर्मिंदा हूँ। नए सिरे से जब सब कुछ याद करके रवीदा एक बार फिर सुलग उठी। उसकी निगाह बाबा जान के बेडरूम के बंद दरवाजे पर जमी थी। अगर वो घंटी की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए तो सवाल जवाब का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और मारे घबराहट के उसके मुंह से यकीनन सच फिसल पड़ेगा। सारे फ्री होने के बहाने थे, वरना आधी रात को फ़ोन करके माजरत करना कौन से शरीफों का दस्तूर था। वो जलाकर बोली, स्टॉप इट प्लीज़, जो हुआ हो गया। अब मुझे आपकी इन वजाहतों से कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मैं आपकी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। बराए मेहरबानी आइंदा यहाँ फ़ोन करने की जहमत ना करें। उसने खटाक से रिसीवर रख दिया। डाला, मर्द भी अजीब होते हैं, कम्बल हो जाते हैं। वो अगर नरमी से बात कर लेती या हौसला अफजाई कर देती तो यकीनन टेलीफोन कॉलों का ये सिलसिला दराज हो जाना था। अजीब बोरियत भरा दिन था। बाबा जान आज कहीं लंच पर मदू थे। रात को खाने पर वो कुछ हल्का फुल्का ही पसंद करते थे, कभी खिचड़ी दही
कोई सादा सी सब्ज़ी, कभी चाइनीज़ या फिर कभी सैंडविच वगैरह। वो अपनी पसंद के बारे में रवीदा को पेशगी ही बता दिया करते थे। आज उन्होंने सादा चपातियों के साथ मूंग की खड़ी दाल पकवाई थी। थोड़ा सा काम था। रवीदा किचन से जल्दी ही फारिग हो गई। मुलाजमा भी काम निपटाकर अपने घर जा चुकी थी। टीवी पर कहीं कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था। रवीदा अपने पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी कि महरीन का फ़ोन आ गया। आज रात क्या कर रही हो? उसने चुड़ते ही पूछा। तमहीद बांधने की तो वो कायल ही नहीं थी। क्या करना है? रवीदा ने एक आह भरी। बस वहीं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वो आज शदीद यासियत का शिकार हो रही थी। आखिर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। ये क्या कि खाया पिया और सो गए। जॉब उसे बाबा जान करने नहीं देते थे कि दिल बहलाने का कोई वसीला होता, और ये भी साफ जाहिर था कि उसे अपने बहानों की आड़ में दरअसल वो उसकी शादी करना नहीं चाहते थे, वरना फिर वो अपना गुबार किस पर निकालते। अब यही महरीन जो उसकी क्लास फेलो थी, 3 साल बच्ची की माँ भी बन चुकी थी, अपने शौहर के साथ एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही थी, और दूसरी तरफ वो थी अभी तक तन्हा। ओह, फिर वही उदासी का दौरा। लगता है फिर अंकल से ताज़ा ताज़ा डांट खाई है। महरीन उसकी करीबी दोस्त होने के नाते उसकी मिजाज शनास भी थी। कोई नई बात करो। आखिर बाबा जान को भी तो ज़िंदगी में कोई मशगला चाहिए, और उसके लिए उन्होंने तुम्हें बेज़बान और बेज़र्र जानकर पंचिंग बैग बनाया हुआ है। खबरदार, मुझे अपने बाप के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश मत करो। रवीदा के दिल में बाप के खिलाफ चाहे हज़ारों शिकवे मचल रहे होते, किसी और की ज़बानी उनके खिलाफ कुछ सुनना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। ख़ासकर इस सिलसिले में महरीन से तो उसकी खासी बहस चलती रहती थी। मकसद की बात करो। महरीन खासी मसरूफ़ रहती थी, और यकीनन उसने बेवजह फ़ोन नहीं किया होगा। और ऐसा ही था। रात को गेट टुगेदर दे रही हूँ, आ जाओ, मैरी ने कहा। वो खासी मजलिस मिजाज सी थी। किस्मत से मियाँ भी ऐसा ही मिला था। दोनों को हीले बहाने से पार्टियाँ देने का खप था। वो यूं ही अचानक इतला दिया करती थी। वो किस खुशी में? खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह का होना ज़रूरी है, बस यूं ही मिल बैठने का बहाना। वैसे आपस की बात है, मंशा की प्रमोशन हो गई है। अच्छा, तुम्हारी मंशा के मुताबिक या मंशा के बगैर? रवीदा यूं ही उसके मियाँ के नाम को उसकी छेड़ बना लेती थी। अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उठकर तैयारी पकड़ो। ओके। रवीदा ने भी फ़ोन बंद करके लिबास का इंतखाब करने उठ खड़ी हुई। अच्छा है, 4 लोगों से मिलकर दिल बहल जाएगा। घर के सन्नाटे में तो वहशत होने लगी थी। बाबा जान घर लौटे तो उनसे इजाज़त चाहिए। हस्बे मामूल पहले तो वो मातरज हुए। अभी पिछले हफ्ते तो उसने किसी पार्टी में बुलवाया था। पिछले हफ्ते नहीं बाबा जान, पिछले महीने, रवीदा ने तसही की। एक ही बात है, बाबा जान कहाँ अपनी गलती मानते थे। अब क्या ज़रूरी है हर महीने दावतें उड़ाना? वैसे ये महरू को पैसा उड़ाना आया नहीं, संभालना आया नहीं। कल को कोई मुश्किल पड़ी तो सर पकड़ कर रोएगी। इल्लू तल्लू में उड़ा देती है। याद है बचपन में भी कैसी फजूल खर्ची हुआ करती थी। उन्हें ऐसे तमाम वाक़यात जुज़ियात समेत याद रहते थे, जबकि रवीदा को तो कल की बात याद रखनी मुश्किल हो जाती थी। फिर भी जान छुड़ाने के लिए उसे एतराफ़ करना ही पड़ा। जी। फिर शामत अमाल जाने कैसे मुँह से निकल गया। मगर बाबा जान, पैसा खुशी से ज़्यादा अहम तो नहीं होता। कल किसने देखी है? बाबा जान बिगड़ से गए। एक तो हम देख रहे हैं कि तुम खासी बदतमीज़ होती जा रही हो, आगे से हुज्जत करने खड़ी हो जाती हो। हमें ये बात कतई पसंद नहीं है। तुम्हारी अम्मा मरहुमा ने ज़िंदगी में कभी पलट कर हमसे सवाल नहीं किया था, आखिर तुम्हारी आदतें किस पर पड़ी हैं? कहने को तो वो साफ कोई से ये भी कह सकती थी कि आप पर, मगर ऐसा कुछ कहना मज़ीद शामत बुलवाने के मुतरादिफ था। इसलिए उसे सब्र व शुक्र से तहज़ीब व अखलाकियात पर उनका लेक्चर सुनना पड़ा। यही गनीमत था कि उन्होंने हमेशा की तरह थोड़े बहुत तरद्दुद के बाद जाने की इजाज़त दे डाली। महरीन ने हमेशा की तरह उसके लिए गाड़ी भेज दी थी। घर से निकलते हुए रवीदा ने उसकी बेटी सादैन के लिए चॉकलेट्स ख़रीद लिए। महरीन ने हस्ब आदत उसका वालहाना इस्तकबाल किया और मेहमान ख़वातीन से बोली, मेरी स्पेशल गेस्ट तो अब आई है। रवीदा ज़ेरे लब मुस्कुराती रही। वो जानती थी कि गर्मजोशी महरीन की तबीयत का खासा है। वो हर एक से उसी अपनाइयत से मिलती है। हर दूसरा मेहमान उसके लिए स्पेशल होता है, और कुछ ही देर में उसकी तस्दीक भी हो गई। वो महरून को टोक के बगैर न रह सकी। महरीन उसका हाथ दबाकर शरारत से हंस पड़ी। करना पड़ता है यार, पर तुम्हारी बात और है। यूँ समझो तुम खास हो। मेहमान ख़वातीन इधर उधर टोलियों की शक्ल में गपशप में मसरूफ़ थे। सादैन उछल कूद में लगी थी। चॉकलेट्स पाकर खुश हो गई। महरीन को गेट पर मेहमानों को रिसीव करता छोड़कर रवीदा भी देख गई और ख़वातीन की तरफ चली गई। ख़वातीन अपनी पसंदीदा गुफ्तगू में लगी थी। शादी कब हुई, मियाँ क्या करता है, कितने बच्चे हैं, ससुराल कैसा है।
रवीदा कुछ ही देर में अपने आप को उस माहौल में सख्त मिसफिट महसूस करने लगी, खासकर ये जानकर कि वो अभी तक गैर शादीशुदा है। मुकाबिल के चेहरे पर हैरत, हमदर्दी और तर्स के जो तासुरात उभर रहे थे वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। वो जबरन मुस्कुराती रही, फिर बहाने से उठकर दोबारा महरीन की तरफ चली आई। महरीन का हल्का अहबाब खासा वसी था और मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी था। आज उसने खासे बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम किया था। वो तो यही समझी थी कि हमेशा की तरह करीबी दोस्त मधु होंगे। महरीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। बोर तो नहीं हो रही? जानती हूँ तुम ज़्यादा लोगों से घबराहट होती है। रवीदा को लोगों से नहीं, उनके ताबड़तोड़ ज़ाती सवालात से घबराहट होती थी। वह जवाबन मुस्कुराई, फिर उसकी तवज्जो खुले गेट से नमूदार होने वाले जोड़े की तरफ मबजूल हो गई। दोनों मियाँ बीवी आगे पीछे चलते हुए आए थे, मगर फिर बीवी रुक गई और पलटकर मियाँ से कोई जिरह करनी शुरू कर दी। मियाँ की हालत काबिल दीद होने लगी। बेचारा, महरीन बुड़बुड़ाई तो रवीदा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। बेचारा वसीम हमदानी, कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, कोई ना कोई गलती बीवी की निगाह में आ ही जाती। आज जाने क्या कोताही हो गई। बेगम साहिबा ना मौका देखती है ना महल। महरीन ने सामने मेहमानों को देखते हुए वजाहत की, फिर होंठों पर खैर मुकदमी मुस्कुराहट सजाते हुए आगे बढ़ी। खैरियत तो है वसीम साहब? क्या हुआ? होना क्या? फिर वहीं वसीम की अजली लापरवाही। तुम्हारे लिए इतने शौक से बुके लाई थी और ये जनाब उसे घर पर ही भूल आए। मगर मैं तो समझा था कि वो तुम। वसीम हमदानी मनमनाने लगे, मगर बीवी ने अच्छी खासी झाड़ पिला डाली। बस अब चुप रहें, अपनी गलती मेरे सर थोपने की कोशिश मत करें। आपने समझा था? ऐसा ही था तो आपका फ़र्ज़ नहीं था कि मुझे याद दिला देते। आपको अच्छी तरह मालूम था कि वो मैं यहाँ लाने के लिए लाई थी, मगर नहीं, आपको तो हमेशा की तरह मुझे शर्मिंदा करने का मौका चाहिए था। आने वाले देकर मेहमान भी उन दोनों की तरफ मतवज्जे हो गए थे। कहीं एक के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मायने के इस नज़रों का तबादला भी होने लगा। वसीम हमदानी के माथे पर शर्मिंदगी का पसीना था। उनकी बीवी अब भी मुसलसल बोले चली जा रही थी। आखिर महरीन ने ही बीच में पड़कर मामला रफा दफा करवाया। कोई बात नहीं, बुके कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं था। आप लोग आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। अरे वाह, ज़रूरी कैसे नहीं था? क्या खाली हाथ चले आते और घर पर पड़ा पड़ा सड़ ही तो जाएगा। मेरे किस काम का? मिसेस वसीम उल्टा उससे ही उलझ पड़ी। महरीन का चेहरा तरह तरह के रंग बदलने लगा। उसे अपने आप को संभालने में खासी दिक्कत हुई। उधर वसीम हमदानी मज़ीद गड़बड़ा गया। वो माजरत चाहती हुई नज़रों से महरीन को देख रहे थे। महरीन को भी जैसे उनकी बेचारगी पर तरस आ गया। आइए अंदर चलते हैं, आप जाकर बुके ले आइए और बैठ ना जाइएगा हमेशा की तरह। मिसेस वसीम ने खुद महरीन के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए मियाँ को हुक्म सा दिया, मैं अभी ला देता हूँ। अरे नहीं वसीम साहब, प्लीज़ अब रहने भी दें। अब आप दोबारा कहाँ जाइएगा? महरीन को मजबूरन एक बार फिर मदाखलत करना पड़ी। नहीं नहीं, जाने दो इन्हें, घर कौन सा दूर है, आ जाते हैं अभी, आने जाने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। मिसेस वसीम का अंदाज हतमी था और हुक्म से सरताबी की गालबन वसीम हमदानी की मजाल नहीं थी। वो वहीं से उल्टे पैरों पलट गए। रवीदा महरीन के बराबर कड़ी खामोशी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी, जहन में कोई चीज़ खटक सी रही थी। रवीदा, इनसे मिलो, ये है मिसेस वसीम हमदानी। महरीन की निगाह उस पर पड़ी तो उसने तारुफ करवाना ज़रूरी समझा, और ये मेरी दोस्त। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। मिसेस वसीम उसकी बात काट कर तड़क कर बोली, मेरा नाम नौशाबा है और मुझे अपने नाम से पुकारा जाना ज़्यादा पसंद है। महरीन सटपटा गई। नौशाबा भी बहुत प्यारा नाम है, उसे इखलाकन कहना पड़ा। हाँ, और मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है कि औरतें शादी के बाद ख्वामखा अपने नाम के साथ अपने मियाँ का नाम जोड़ देती। बेगम रहमान, बेगम खालिद कहलवा कर खुश होती हैं। आखिर औरत की अपनी भी कोई शख्सियत होती है। महरीन के पास गालबन जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। रवीदा ने ज़िंदगी में पहली बार उसकी बोलती बंद होते देखी थी। उसे हंसी छुपानी दुश्वार हो गई। ये डर भी था कि कहीं मिसेस वसीम ये ना समझे कि वो उनका मजाक उड़ा रही है और वो पंजे झाड़कर उसी के पीछे ना पड़ जाए। वो ऐसी ही कटखनी बिल्ली सी तो लग रही थी। फिर मिसेस वसीम के आगे बढ़ जाने पर महरीन ने सुकून की एक गहरी सांस ली। उफ मेरे अल्लाह, ये औरत तो असाब का इम्तिहान है। मैं तो 2 घड़ी से ज़्यादा इसकी सोबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं वसीम हमदानी इसे दिन रात कैसे झेलता है। अजीब खपती सी है। खैरियत चाहती हो तो तुम भी उलझने से परहेज़ करना, उसने मुफ्त मशवरा दिया। वाह, मुझे क्या पड़ी है हर अरे घरे से उलझने की। तुम्हारे मेहमान तुम्हें ही मुबारक हो। सच्ची बात तो ये थी कि वो रवीदा को पसंद ही नहीं आई थी। हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर वो पूरी तकरीब के दौरान नौशाबा वसीम से फासले पर ही रही। उसने कुछ ख़वातीन को उन दोनों मियाँ बीवी पर तबसरा करते भी सुना। किस्मत हो तो ऐसी, भला देखो वो वसीम हमदानी के बराबर खड़ी जचती है। वो इतने हैंडसम, स्मार्ट और खुश इखलाक, और नौशाबा एक तो इतनी कम सूरत, ऊपर से मिजाज नहीं मिलते। मगर किस्मत देखो मियाँ को कैसा अंडर में रखा है, कितना ख्याल रखते हैं। वो दिन को रात कहे तो ये भी ऐसा बोले।
उस पर उसकी कड़वी कसीली कैसे बर्दाश्त कर लेते। पेशानी पर बल नहीं आता, भरी महफिल में बेइज्जती कर डालती है, मगर मजाल है उफ कर जाए। एक हमारे मियाँ, और ऊपर से शक्की ऐसी कि तौबा ही भली। किसी दूसरी खातून ने लुकमा दिया। मियाँ के साथ किसी खूबसूरत लड़की को बात करते हुए देख ले तो बेचारे की शामत आ जाती, वजाहत कर करके थक जाते। ये तो वसीम साहब का हौसला है जो ये ज़्यादतियाँ झेल रहे हैं। कोई और मर्द होता तो तारीफ़ों का रुख अब वसीम हमदानी की तरफ घूम गया था। उनकी पर्सनैलिटी, उनका इखलाक, उनका महज़ब अंदाज़, उनका ज़र्फ़, उनका हौसला, उनकी मतानत। आखिर रवीदा भी चुपके से उन दोनों की तरफ देखने पर मजबूर हो गई। गौर से देखा तो लगा कि वाकई सब ठीक ही तो कह रही थी। वसीम हमदानी खास से वजी थे, खासकर उनके होंठों की मुस्कुराहट किस कदर पुरकशिश थी। लड़कियां अगर उनकी तरफ मतवज्जे होती थी तो इसमें सारा कसूर उनकी शख्सियत का था। उनके बराबर बड़े इस्तेआक से खड़ी वो सांवली रंगत और आम सी शक्ल सूरत की औरत किसी भी तरह उनकी बीवी कहलाए जाने के लायक नहीं थी। उस पर इखलाक से भी महरूम। क्या बेजोड़ रिश्ता था। अल्लाह भी कैसे कैसों को नवाज देता है। दिल की कसक छुपाने के लिए वो इधर उधर देखने लगी। महरीन वही नादिर और नायाब बुक्के संभाले उसके लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में हलकान हो रही थी। गालबन उसे बेगम नौशाबा वसीम की खुशनुदी मकसूद थी। दोनों की नज़रों का तबादला हुआ तो रवीदा मुस्कुरा पड़ी। महरीन खजल सी हो गई। पार्टी बहुत खुशगवार रही। खाने का इंतज़ाम भी बहुत खूब था। तमाम लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, मगर नौशाबा की तेवरियों पर बात बे बात बल पड़ते रहे। वो तमाम वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। नौजवान लड़कियां ख़ास तौर पर उसकी निगाहों की जद में रही। खाने के बाद वो दोनों रुखसत होने लगे। नौशाबा ने तो दूर ही से अलविदाई अंदाज में हाथ हिला डाला। वसीम हमदानी अलबत्ता फ़र्दन फ़र्दन पहले मंशा भाई और फिर महरीन की तरफ इजाज़त चाहने आए। रवीदा इस वक्त महरीन के पास ही थी। अल्लाह हाफिज़। वैसे इस दुआ की ज़रूरत तो आपको हमेशा ही रहती होगी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, महरीन ने शगुफ्तगी से कहा। वसीम हमदानी उसकी चोट समझ के गर्दन को जाते हुए दसदीदा नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोले, भाभी आप भी कम अज़ कम औरों की मौजूदगी का तो। उनके होंठों पर झिंपी झिंपी से मुस्कुराहट थी। अचानक रवीदा के जहन में एक झमाका सा हुआ। एक गिरह खुल गई। कोई उलझन जो इतनी देर से उसे बेचैन किए हुए थी उस लम्हे सुलझ गई। वो पहचानने में गलती नहीं कर रही थी तो ये यकीनन वो फ़ोन वाले हज़रत ही थे। और फिर उनकी बीवी का मिजाज, उसका शक्कीपन, उसका चीखना चिल्लाना। उसने मज़ीद सोचा तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इस इत्तेफाक पर उसे खुशगवार हैरत हुई। उसे अपनी याददाश्त पर कोई फ़ख्र नहीं था, मगर 2 बार फ़ोन पर सुनने के बाद उनकी आवाज़ यकीनन जानी पहचानी लगी थी। और फिर दीगर बातों की ममासलत महज इत्तेफाक नहीं हो सकती थी। और कौन? ये कोई घर नहीं, मेरी अजीज़ तरीन सहेली है रवीदा। महरीन ने हंसकर तारुफ करवाया। रवीदा का दिल ज़ोर से धड़क उठा। कहीं वो भी उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान न जाए। खामखा बदमज़गी का एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम। उसने दांस्ता बहुत ही नीची आवाज़ में सलाम किया था। वसीम हमदानी एक सरसरी सी निगाह उस पर डालकर रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाबी सलाम करके पलट गए। रवीदा जो पुरजोश नज़रों से उन्हें देख रही थी कट कर रह गई। उसे सख्त सबकी महसूस हुई। वो महरीन से कहे बगैर न रह सकी। कमाल है, सब लोग इन साहब के इखलाक की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, मुझसे मिलकर तो इन्हें रस्मी खुशी भी नहीं हुई। कैसे होती? पीछे बेगम साहिबा जो इस खुशी को मलिया मेट करने खड़ी थी। महरीन बर्जस्ता बोली, अब भी देखो यकीनन इसी बात पर उलझ रही हैं कि जहाँ खूबसूरत लड़की देखी चिपक कर खड़े हो जाते हो। रवीदा ने मुंह बना लिया, मगर नज़र उठाकर उसे देखा नहीं। ये खूबसूरत लड़की का लफ्ज़ तुमने यकीनन अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। ये तो तुम आईने से पूछा करो। महरीन ने आशिकाना अंदाज में उसके रुखसारों पर झूलती लट को छेड़ा। रवीदा झीम कर पीछे हट गई, मगर वो अंदर ही अंदर सख्त पसमर्दगी का शिकार हो रही थी। खाक खूबसूरत थी। वो इतनी ही हसीन होती तो कोई पलट कर दूसरी निगाह तो डालता। अजीब बदज़ौक़ आदमी था, मगर फिर अपनी इस सोच पर उस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। क्या उसे एक शादीशुदा मर्द के बारे में इस तरह से सोचना ज़ेब देता था? ये तो उसकी शराफत की दलील थी। और क्या वो इस कदर गिरी पड़ी थी कि किसी मर्द की तारीफ़ी निगाह के लिए मरी जा रही थी? मेहमान रुखसत हुए तो महरीन बच्ची को सुलाने चली गई। रवीदा फिर चीज़ें समेटने में उसकी मदद करने लगी। बाबा जान अपने मुकर्ररा वक्त पर उसे लेने आ गए। उनके क़याम पाकिस्तान के वक्त की पुरानी फॉक्सी ड्राइवे में रुकी तो इंजन की गड़गड़ाहट अंदर तक आने लगी। रवीदा, आखिर तुम्हारे बाबा जान कबल इस मसीह के इस छकड़े को अजायब घर में क्यों नहीं रखवा देते? महरीन खासी मुँह फटती। बाबा जान को कदीम अशिया से गोया इश्क सा था। अपनी फॉक्सी ने उन्हें जान से ज़्यादा प्यारी थी। उनका ज़्यादातर वक्त उसकी नाज बरदारी में गुजरता था। इसके अलावा भी घर में कदीम फर्नीचर की भरमार थी। बाबा जान तो उनकी सेटिंग तक तब्दील गवारा नहीं करते थे। कभी कभी तो रवीदा को अपने आप पर उन कदीम साल खोर्दा अशिया का
गुमान होने लगता था, जिन्हें बाबा जान सेंध कर रखते थे और अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। मेरीन ने घड़ी की तरफ देखा। अंकल कितनी जल्दी आ गए हैं, नहीं तुम्हें लेने? आज तो तुमसे ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अंकल का बस चले तो तुम्हें अपनी नज़रों से ओझल ही ना होने दें। पता नहीं तुम्हारी शादी के बाद क्या करेंगे। यहाँ शादी कर कौन रहा है? रवीदा एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली। और ये तुम शादीशुदा औरतों के पास सिवाय शादी के और कोई मौजू नहीं होता। हाँ होता है ना, बच्चे, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी शरारतें, उनकी पसंद नापसंद। मैरी ने मज़ीद चिढ़ाया। उफ़, रवीदा उसे एक धमोका जड़ कर रह गई। बाबा जान मंशा भाई के साथ बातें करते चले आ रहे थे। उनकी शख्सियत इतनी रोबदार थी कि हर तरफ जैसे छा से जाते थे। मंशा भाई बहुत संभल कर बात कर रहे थे। मेरीन की सारी तरारी भी रुखसत हो गई। वो एहतरामन उठ खड़ी हुई। बाबा जान ने उसके झुके हुए सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है मेहरू बेटा। तुम नई नस्ल के लोगों ने बुजुर्गों को जैसे अज़ू मुअत्तिल ही समझ लिया है। तुम्हारे मरहूम अब्बा या ससुर जिंदा होते तो आज क्या हमारे साथ ऐसा सलूक होता? मेरीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मंशा भाई भी परेशान से हो गए। क्या हुआ अंकल? मेरीन ने फंसी फंसी आवाज़ में पूछा। भाई हम पुराने ज़माने के लोग हैं, ये अंकल शंकल हमसे हजम नहीं होता। बचपन में तो तुम अच्छा खासा चचा जान बुलाती थी, ये बड़े होकर क्या मॉडर्न होने का खप समाया है? बाबा जान ने हमेशा की तरह टोक डाला। मेरीन कोशिश तो करती थी मगर ज़माने के दस्तूर की वजह से अंकल लफ्ज़ ऐसा मुंह पर चढ़ गया था, उतरता ही ना था। मेरीन की सारी शोखी और साफ कोई बाबा जान के सामने हवा हो जाती थी और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। देखो इतनी खुशी की बात थी, मंशा मियाँ की तरक्की हुई, तुम्हारे घर में इतनी ज़ोरदार दावत रखी गई और हमें झूठे मुंह पूछा तक ना गया। क्या अब हम गैरों से भी गए गुजरे हो गए? बाबा जान ने नाराज़गी की असल वजह बयान की तो मंशा भाई बगले झांकने लगे। मेरीन की शर्मिंदगी से बुरी हालत हो गई। रवीदा जानती थी बाबा जान यूं ही शिकवा बराए शिकवा कर रहे हैं, वरना इस तरह की तकरीबात में शरीक होना उन्होंने कब का छोड़ रखा था। वो सिर्फ अपने चंद करीबी दोस्तों की संगत में खुश होते थे और अक्सर उन्हीं के पास महफिलें जमाते थे। रिटायरमेंट के बाद उनके चंद ही मशागिल रह गए थे, अपनी फोकसी की देखभाल, बागबानी, दोस्तों की संगत और बिला वजह का तनकीद। उसे भी मेरीन से बदला चुकाने का एक मौका मिल गया। बाबा जान, मेरीन आपकी फॉक्सी की बहुत तारीफ़ कर रही थी। मेरीन नज़रें बचाकर उसे चुटकी काट कर रह गई, मगर रवीदा का ये कहना उसके हक़ में इस तरह बेहतर निकला कि बाबा जान अपने शिकवे शिकायत भूलकर खुश हो गए और बड़े पुरजोश अंदाज में उसे अपनी फॉक्सी की तारीख और उसकी अफादियत से आगाह करने बैठ गए। मौजू पसंदीदा हो तो उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। मंशा भाई तो फिर भी ऑफिस के बहाने माजरत करके उठ गए और बाबा जान ने उन्हें फराग दिली से इजाज़त दे भी डाली। मेरीन अपनी जमाइयाँ रोकते हुए बज़ाहिर दिल जमी से सुनते हुए बीच में चुपके रवीदा को घूरने के अलावा और कुछ न कर सकी। शायद वो लाशऊरी तौर पर वसीम हमदानी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए एक तवील वक्फे के बाद जब उनका फ़ोन आया तो वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे की सख्ती बरकरार न रख सकी। अब तक तो आपका गुस्सा उतर गया होगा, वो जैसे डरते डरते पूछ रहे थे। हैरत की बात यह थी कि वो फ़ोन उठाने पर उसकी आवाज़ पहचान भी गए थे। मैं बेवजह गुस्सा नहीं करती। ये कहते वक्त रवीदा के ज़हन में यकीनन नौशाबा का चेहरा था। जानता हूँ आपका गुस्सा बजा था, मगर मिस साहिबा सारा कसूर मेरा भी तो नहीं था। उसके लहजे की नरमी ने वसीम हमदानी को कदरे हौसला दिलाया था। इसके बावजूद मुझे अभी तक अपनी गलत फहमी पर अफसोस है। अब जब तक आप मेरी माजरत कबूल नहीं कर लेती मैं फ़ोन करने पर मजबूर रहूँगा। अच्छी ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। कोई मुझे गलत समझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। वो बेबसी से बोले। आप भी अजीब आदमी, एक छोटी सी बात को हवासों पर सवार कर रखा है। रवीदा के तस्वुर में उनकी परछाई उभरी। यह एहसास बहुत खुशकुन था कि इतना हैंडसम आदमी उससे मुखातिब है, बल्कि उसकी मन्नत समाजत तक करता रहा है। आपके लिए शायद ये छोटी सी बात होगी। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने आज तक जानबूझकर किसी की दिल आज़ारी नहीं की। आपने भी तो मुझे ज़िद बांध रखी है मुझे माफ़ ना करने की। रवीदा को आखिरकार उन पर रहम आ ही गया था। ओके ठीक है, कर दिया माफ़। अब वसीम हमदानी को अभी उसकी उम्मीद कहाँ थी। उन्हें यकीन न आया। वाकई? हाँ वाकई, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है। अब ख़त्म करें ये किस्सा। थैंक गॉड, आज मैं इतने दिनों बाद चैन की नींद सो सकूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस। वसीम हमदानी के सीने से गोया एक बोझ सा सिरक गया था। रवीदा को बहुत अजीब सा लगा कि दुनिया में इतने हसास लोग भी होते हैं। लोग तो दानस्ता नादानस्ता जाने कितने लोगों को रौंदते हैं, ठेस पहुंचाते हैं और पलटकर तसल्ली के शर्मिंदगी के दो हर्फ तक नहीं कहते। आप क्या सोचने लगी? वसीम हमदानी शायद उसके फ़ोन रखने के इंतज़ार में थे। सिलसिला मुनक़ता ना हुआ तो उसकी खामोशी पर पूछ डाला। रवीदा संभल गई। यही कि आप तो अपनी वाइफ से इतना डरते हैं, आज क्या आपकी वाइफ घर पर नहीं है? वसीम हमदानी खसे आ गए।
दरअसल वो सैटरडे को मैके का चक्कर लगाती है और डरने की बात नहीं है, उसकी कुछ आदत ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कोई ना खुशगवारी ना हो। आफ्टर ऑल हर शरीफ आदमी अपनी बेगम को खुश रखना चाहता है। आखिरी जुमला कहकर उन्होंने जैसे अपनी खजालत मिटानी चाही थी। और फिर भी वो आपसे खुश नहीं रहती, क्यों? रबीदा के मुंह से फिसल पड़ा। वसीम हमदानी ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ के बाद कहा, ये तो आपने बहुत ज़ाती सा सवाल पूछ डाला। सॉरी। रबीदा को भी अभी एहसास हुआ था और अपनी गलती तस्लीम करने में वो कभी कोई आर महसूस नहीं करती थी। वो उन 4 लोगों में से नहीं थी जो अपनी गलत बात पर भी अड़ जाते हैं, उसे अना का मसला बना लेते हैं। आप जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। वो नहीं जानती थी कि वो फ़ोन बंद कर देने के बजाय उनसे मज़ीद गुफ्तगू क्यों जारी रखना चाह रही है। शायद इसलिए कि वो अब उनसे कुछ वाकफ़ियत रखती थी और उनके बारे में मज़ीद जानना चाहती थी, या शायद इसलिए कि इस वक्त उसे फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत थी और वो बैठी बोर हो रही थी। मगर आपने ऐसा क्यों समझा? वसीम हमदानी कुछ उलझे उलझे से थे। अंदाज़ा था मेरा, और क्या गलत था? मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। वसीम हमदानी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, उस रोज़ की सारी बातें आपके सामने ही तो हैं, और आप कौन सा मुझे जानती हैं जो मैं उनका जुमला मुकम्मल होने से पहले रवीदा बोल पड़ी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको जानती हूँ तो वो बड़े ज़ोर से चौंक पड़े। क्या मतलब? मैं ना सिर्फ आपको जानती हूँ बल्कि मैंने आपको देखा भी हुआ है। रवीदा रुक रुक कर बोली, मुझे? उनकी हैरत दो चंद हुई जा रही थी। रवीदा की ये कमज़ोरी थी कि वो ज़्यादा देर तक कोई तजस्सुस बरकरार नहीं रख सकती थी। जब किसी बेचारे मर्द की बुक के घर भूल आने पर भरी महफिल में दरगत बनेंगी तो लोग तमाशा तो देखेंगे ही। वो बुक्के, ओह नो! तो उस रोज़ आप भी मंशा अहमद की पार्टी में थी? रवीदा को बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। वो महजूज होते हुए बोली, मैंने तो ऐसा नहीं कहा वसीम साहब, आप मेरा नाम भी जानते हैं। यकीनन आप उस रोज़ वहीं थी। वसीम हमदानी ने गहरी सांस ली। अच्छी शरारत है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज अचानक आपके लबो लहजे में ये तब्दीली कैसी? कमाल है, अगर आपने मुझे पहचान लिया था तो उस रोज़ बताया तक नहीं। इट्स क्वाइट अमेजिंग। बता देती तो आप क्या करते? वहीं बलमशाफा माजरत करते, क्या बेगम से सचमुच जूते खाने का इरादा था? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर कुछ देर के बाद वसीम हमदानी की रंजीदा सी आवाज़ उभरी, उड़ा ले मजाक, शराफत की आजकल यही तो सज़ा है। तो ये सज़ा आप क्यों झेल रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी, आपको शायद मेरी ये बात बुरी लगे, मगर मर्द की ये शान नहीं है। क्या इससे आपकी अना और खुददारी मजरू नहीं होती? रवीदा ये सब उनसे कहना तो नहीं चाहती थी, मगर जाने क्यों कह गई। अपनी बीवियों से दबने वाले मर्द उसे अच्छे नहीं लगते थे। पता नहीं उसकी ये बात वसीम हमदानी को गिरा गुजरी थी या नहीं। अलबत्ता वो हिचकिचाते हुए बोले, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अब मैं आपको क्या बताऊं? बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रवीदा का लहजा कुछ तंजिया सा हो गया। उसे 100% यकीन होने लगा था कि वसीम हमदानी अब उसकी हमदर्दी बटोरने के लिए रवायती मर्दों की तरह अपनी बीवी के दुखड़े रोना शुरू कर देंगे। जहनी तजाद, उम्र के फ़र्क, उसकी तालीमी पसमानदगी, उसकी बदमिजाजी जैसी किसी न किसी वजह की आड़ लेकर अपनी नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी का नक्शा खींचने बैठ जाएंगे। वो जहनी तौर पर यह सब सुनने के लिए तैयार थे, मगर उसे हैरत का एक झटका लगा। आपने नौशाबा को तो देखा होगा, मेरी वाइफ। वो देखने में तेज़ सही मगर दिल की बुरी नहीं है। उसकी नेचर कुछ ऐसी हो गई है, और उसकी भी एक वजह है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वसीम हमदानी ने इंकशाफ किया, और जाहिर है ये उसके लिए बहुत बड़ा टेंशन है। कोई भी औरत इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौशाबा भी ये कमी बहुत शिद्दत से महसूस करती है, और उसके अंदर का ये दबाव मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होता है। मुझे उसका एहसास है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अपने रवैये से उसे मज़ीद दुखी करूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके बर्दाश्त करूँ, कंप्रोमाइज़ कर लूँ और उसे टेम्पर लूज़ ना करने दूँ। वो संजीदगी से बताते चले गए, लोग कुछ भी सोचें, मगर ये तो इंसाफ नहीं है कि एक बंदा पहले ही से अंदर से दुखी हो और आप उसे मज़ीद दुखी करें। ये तो मर्द का ज़र्फ़ नहीं हुआ। मर्द की ये शान भी तो नहीं होनी चाहिए। रवीदा एक लम्हे के लिए गुम सी हो गई। वो बुरी तरह वसीम हमदानी की आला ज़र्फ़ी की कायल हो रही थी। दुनिया में ऐसे मर्द कामयाब ही तो होते हैं। दिल में उनके एहतराम का दर्जा कुछ और बुलंद हो गया। उनके बारे में अपने कुछ देर पहले के तज्ज़िये पर शर्म सी आने लगी। दुनिया तो सिर्फ ज़ाहिर देखती है। वसीम हमदानी का अंदर कितना गहरा था। मर्द तो औरत की ज़रा सी खामी को उछालते हैं, और ये शख्स इतनी बड़ी कमी को चुपचाप कितने हौसले से तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। यही नहीं, उस पर बीवी की बदज़बानी और ज़्यादतियाँ भी। नौशाबा ने भी तो हद ही कर डाली थी। अगर कुदरत ने उसकी झोली खाली रखी थी, उसे नामुकम्मल बनाया था, तो इसका इंतकाम वो अपने शौहर से क्यों ले रही थी? ये तो उसकी अपनी किस्मत थी जो उसे वसीम हमदानी जैसे शख्स का साथ नसीब हुआ था। उसकी जगह कोई और होता तो उसकी आड़ लेकर अब तक दूसरी शादी तक कर चुका होता।
यू आर सो ग्रेट वसीम साहब, वो बेख्तियार कह बैठी। अरे, वो हैरान परेशान हो गए, फिर हल्के से हंस पड़े। आपने तो उल्टा मुझे और भी शर्मिंदा कर डाला, इसमें अजमत की क्या बात है, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। नौशाबा एक कमज़ोर सी छोटे से दिल की औरत है, जल्दी हौसला छोड़ दे बैठती है। मुझे ही उसे सहारा देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, बस दुआ करें अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक दे कि मैं अपना फ़र्ज़ यूँ ही अदा करता रहूँ। यकीनन ऐसा ही होगा, रवीदा ने सदके दिल से कहा। एक बात और, वसीम हमदानी ने कहा, मैंने पहली बार किसी से यूँ अपने ज़ाती दुख और अपने दिल की बात कही है। पता नहीं क्यों आप पर एतमाद करने को जी चाहा। आप प्लीज़ ये वादा करें कि ये बातें किसी से नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहता कि लोग हमदर्दी की आड़ में नौशाबा के दिल पर और भी नश्तर चलाएं। दुनिया की आदत तो आप जानती ही हैं। दुनिया की आदत रवीदा जानती थी। हमदर्दी के नाम पर कैसे कैसे दिल आज़ार सवाल किए जाते हैं, कैसी कैसी बर्छियाँ चलाई जाती हैं। वो नौशाबा की खुश नसीबी की और भी ज़्यादा कायल हो गई, जो उसे वसीम हमदानी जैसा चाहने वाला, ख्याल रखने वाला शरीक सफ़र मिला था। वो आहिस्तगी से बोली, आप अब भी मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। फिर वसीम हमदानी अचानक बोले, मैंने अपने बारे में आपको इतना कुछ बता दिया कि आप मुझे ये बताएंगी कि मंशा अहमद से आपका क्या रिश्ता है। उस रोज़ पार्टी में आप कहाँ थी और आपका नाम? उन्होंने एक साथ कितने सवालात कर डाले थे। उनके लहजे में तजस्सुस करवटें ले रहा था। क्या ये कोई ज़रूरी शर्त है? रवीदा की आंखें चमकने लगी। नहीं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो। माइंड की तो बात नहीं है, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी कौन सी आइंदा मुलाकात होने वाली है? रवीदा ने टाल दिया। याद रखने वाली सूरत होती तो मौसूफ ने याद ना रखा होता। शायद कभी हो भी जाए, तब मैं खुद ही बढ़कर आपसे बात कर लूँगी, बशर्ते ये कि आपकी वाइफ मेरी दरगत बनाने ना बैठ जाए। रवीदा ने कहा तो दूसरी तरफ से हल्का सा कहका सुनाई दिया। रवीदा बेख्तियार सोचने पर मजबूर हो गई कि उसकी हंसी किस कदर दिलकश है। वसीम हमदानी के दोबारा इसरार के बावजूद उसने अपने बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा और अल्लाह हाफिज़ कहकर टेलीफोन रख दिया। घड़ी देखी तो एहसास हुआ कि वो आज खासी देर तक उनसे बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू करती रही थी और आज नागवारी या अजनबियत का कोई एहसास तक ना हुआ था। बाबा जान उस रोज़ अपने दरीना दोस्त अब्दुल हमीद के पास दिन गुजारने उनके आम के बागात पर जा रहे थे। रवीदा ने उनसे कहा कि वो जाते वक्त उसे महरीन के घर छोड़ जाएं। बाबा जाना आज खासे खुशगवार मूड में थे, उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया। महरीन उसे देखकर खुश हो गई। चलो शुक्र है, तुम्हें कभी खुद से तो मेरी याद आई, वरना हमेशा मैं ही बुलावे भेजती हूँ। मंशा भी उसकी एक तरफा दोस्ती पर हैरान होते हैं। मंशा भाई ऑफिस और सादैन स्कूल जा चुके थे। महरीन किचन के काम निपटा चुकी थी और तकरीबन फारिग थी। रवीदा की वजह से उसने मुलाजमा को दोपहर के खाने के लिए कुछ हदायतें और दी और उसके पास आ बैठी। रवीदा घुमा फिराकर उस रोज़ की पार्टी का जिक्र कर रही थी। फिर उसने कह भी डाला, और वो कपल भी किस कदर अजीब था। कौन सा भाई, मुझे तो हर कपल अजीब लगता है। महरीन की मन तक निराली होती थी। मियाँ मगरिब तो बीवी मशरिक, अब हर कोई हमारी तरह खुश नसीब तो नहीं होता। वो मिस्टर एंड मिसिज़ वसीम हमदानी। रवीदा को ये डर भी था कि कहीं महरीन उसके दिल का चोर न पकड़ ले, मगर महरीन को अभी किसी के अंदर इतनी गहराई में झांकने का फ़न नहीं आया था। नौशाबा कहो, उसने टोका। देखा नहीं था उसने किस कदर डपट कर अपना नाम दिए बताया था। यही तो मैं भी यही सोचती रही थी कि किस किस्म की खातून है। क्या तुम्हारी कोई करीबी जानने वाली है? रवीदा ने बिलवास्ता जानना चाहा। हरगिज़ नहीं, ऐसी सड़ियल दिमाग औरतों से तो मैं दूर ही रहती हूँ, मगर वसीम हमदानी मंशा के कॉलीग हैं। मंशा की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है और फिर यहीं करीब ही रहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इस फैमिली से ताल्लुकात बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, मगर मारे बांधे इनवाइट करना पड़ता है। ना करूँ तो वसीम हमदानी मंशा से शिकवे करने लगते हैं। अब उनकी बीवी की नेचर देखी तुमने? खैर मेरी तो कोई दूसरी तीसरी मुलाकात ही होगी। सब औरतें वसीम साहब पर रहम खा रही थी। उनकी बीवी का रवैया देखकर रवीदा ने जैसे यूं ही बरसबील तज़किरा बताया। ये सब उन्हीं का किया धरा, सारा कसूर उन्हीं का है। महरीन ने अजीब सी बात कही थी। मतलब? रवीदा हैरान हुई। उनका कसूर कैसे? महरीन किसी और तरफ मतवज्जे थी, चौंक कर बोली, मेरा मतलब था ना वो बीवी को इतनी ढील देते, ना वो इतना सर चढ़ती। कुछ औरतें मर्द की नरमी का यूं ही नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। उन्हें सोचना चाहिए था। मिसिज़ वसीम बेऔलाद भी तो हैं, माँ नहीं बन सकती, शायद इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं। वो औरतें जिक्र कर रही थी। रवीदा ने जल्दी से वजाहत भी कर डाली। औरतों को तो किसी की कमज़ोरियाँ उछालने के लिए कोई ना कोई चटपटा मौजू चाहिए होता है। वैसे यार अब तो खैर मुमकिन नहीं, लेकिन अगर खातून कुछ साल कबल पैदा होती तो तुम्हारे लिए आइडियल सौतेली माँ साबित होती। तुम्हारे बाबा जान शेर तो ये सवा शेर। महरीन ने बात को मजाक का रंग दिया। रवीदा ने उससे सोफ़े का कुशन खींच मारा। हश, इतने बेहुदा मजाक करने से पहले कम से कम बाबा जान की उम्र का तो ख्याल कर लो। मैं क्या करूं? दरअसल तुम उसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी तो मुझे शुबा हुआ कि शायद तुम्हारे ज़हन में ऐसी कोई सोच है।
तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है, सौतेला। मेरे लिए तो एक सगा रिश्ता ही काफ़ी है, सौतेलों से बढ़कर। रबीदा उन दिनों बाबा जान से बहुत ज़्यादा बदगुमान हुई थी। वो अपनी दिलचस्पियों में खोए रहते थे। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि उनके पीछे घर की 4 दीवारी में कैद कोई वजूद तन्हाई की आग में सुलग रहा है। आखिर वो कहाँ तक तेरे मेरे घर जाकर या किसी से टेलीफोन पर 2-4 बातें करके अपना दिल बहलाती। टेलीफोन के ख्याल से उसकी सोचें एक बार फिर वसीम हमदानी की तरफ भटक गई। उस रोज़ के बाद से उनका कोई फ़ोन नहीं आया था। होना तो ये चाहिए था कि वो जान छूटने पर सुकून की सांस लेती, मगर वो तो और भी बेचैन हो गई थी। नरीन किसी काम से उठ कर गई तो उसने गैर इरादी तौर पर उसकी टेलीफोन इंडेक्स उठा ली। तवक्को के मुताबिक वसीम हमदानी का नंबर मौजूद था। उसने कपकपाते हाथों से वह टेलीफोन नंबर एक चिट पर नोट करके अपने पर्स में डाल लिया। उसके यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। वसीम हमदानी ने बताया था कि नौशाबा सिग्नेचर को अपने मैके जाती है। अकल ने तो बहुत टोका था, मगर रबीदा ने अपनी तमाम तर हिम्मतें मजतमा करके उस सैचर पता नहीं क्या लिखा है को उनका नंबर घुमा ही डाला। मुलाजमा के फारिग होकर चले जाने के बाद वो घर के तमाम दरवाजे एहतियात से मुक़फ़िल करके टेलीफोन अपने बेडरूम में ही ले आई थी। उसकी आवाज़ पहचान कर वो हैरान ही तो रह गए। कैसे हैं आप? रबीदा ने अपनी धड़कनों का शोर दबाते हुए पूछा। ज़िंदगी में पहली बार उसने यूँ चोरी छुपे किसी अजनबी मर्द को फ़ोन किया था। अपनी इस हरकत की वजह वो खुद भी जानने से कासिर थी। बस जी रहे हैं। वसीम हमदानी की आवाज़ खासी पसमर्दा थी। अरे आप तो बड़े हौसलेमंद हैं। फिर ये मायूसी की बातें, कभी कभार हौसले छोड़ देने को भी जी चाहता। वो पता नहीं क्यों इतने हसास हो रहे थे। फिर तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब कौन सी आसान है? वो बोल उठे। वो मेरा मतलब है कोई ख़ास बात हुई है? किसी की ज़ातियात में दखल देना मायूब सही, मगर पता नहीं क्यों रबीदा से लाताल्लुक़ न रह गया। कुछ शुबा तो हो रहा था, मगर तस्दीक भी तो ज़रूरी थी। ख़ास तो नहीं, बस आम सी बातें हैं रोज़ाना की। इंसान भी तो अनब्रेकेबल ग्लास की तरह होता है। 100 बातें सह जाता है, मगर कभी कभी ऐसे जाविये से चोट पड़ती है कि रेज़ा हो जाता है। खैर छोड़िए, मैं भी क्या बातें ले बैठा, अपने साथ आपको भी परेशान कर डाला। वसीम हमदानी को कहते कहते ख्याल आया। उन्होंने एकदम अपना लहजा बशाश बनाया। नहीं वसीम साहब, प्लीज़ कह देने से दिल का बोझ हल्का होता है। मुझे अपना दोस्त समझ ले। रवीदा बेख्तियार कह बैठी। शुक्रिया, आपने मुझे दोस्ती के काबिल जाना, मगर ये बोझ तो लगता है आखिरी सांस तक साथ रहेगा। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, बस ये एहसास मारे देता है कि अपनी तमाम कोशिश के बावजूद उससे सुकून नहीं दे पाता। देखिए ना, डॉक्टर ने उसे हर तरह की टेंशन से दूर रहने को कहा है, मगर वो खामखा छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती है, परेशान हो जाती है। फिर बेकार के वसवसे, फजूल के शक, तबीयत तो बिगड़ती ही है। कितनी नादान है। फिर मुझे अपना आप मुजरिम लगने लगता है। वसीम हमदानी के लहजे में नौशाबा के लिए किस कदर फ़िक्रमंदी भरी थी। रवीदा नौशाबा की हर दर्मी और नाकदर शनासी पर कुड़ कर रह गई। मगर आप क्यों अपने आप को मुजरिम समझते हैं? भला इससे ज़्यादा आप उनके लिए और कर भी क्या सकते हैं? आप वाकई एक मिसाली मर्द हैं वसीम साहब। नौशाबा बहुत खुशकिस्मत हैं। वसीम हमदानी ने फ़ौरन तरदीद की। नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ। अल्लाह आजमाइश के लिए भी तो किसी पसंदीदा और खुश नसीब बंदे को मुंतखब करता है। ये तो मेरी तकदीर का लिखा है, और आपने कभी तकदीर के इस लिखे को बदलने के बारे में नहीं सोचा? रवीदा कह तो गई, मगर अपनी इस जुर्रत पर आप ही शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, शायद मैं बहुत पर्सनल हो गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आपने मुझे दोस्त कहा है और दोस्ती में सॉरी की गुंजाइश नहीं होती, वसीम हमदानी ने याद दिलाया। हाँ वाकई मैंने कभी तकदीर के इस लिखे को बदलने के बारे में नहीं सोचा, और सोचूं भी क्यों? मुझे नौशाबा से कोई शिकायत नहीं है। ये तो कुदरत का खेल है, इसमें उसका क्या कसूर? मैं उसे किस बात की सज़ा दूँ? ज़िंदगी में तलखी तुर्शी तो आती ही रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। आप सुनाइए, कैसे याद किया? रवीदा को तो ऐसी जहनी उलझनों और रोज़ रोज़ के झगड़ों इख्तलाफात से भरी ज़िंदगी के तसव्वुर से झरझरी आ जाती थी। अब हर कोई वसीम हमदानी की तरह आइनी असाब का मालिक या उनकी तरह साबिर और शाकिर नहीं होता। वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, और फिर फ़ोन करने के लिए किसी मौजू बहाने की भी तो ज़रूरत थी। वो पहले ही इस बारे में सोचे बैठी थी। झिझकते हुए बोली, असल में मेरी एक जानने वाली बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट है, बहुत काबिल है। अल्लाह ने उनके हाथ में शफा दी है। मैंने सोचा अगर आपकी वाइफ उनसे मशवरा कर ले तो शायद। वो कोई कमसिन लड़की नहीं थी, मैच्योर, पढ़ी लिखी और पुरअतमाद थी। फिर भी इस मौजू पर एक गैर मर्द से बात करते हिजाब माने हो रहा था, लेकिन उसके सामने एक नेक मकसद था। मेरीन की गायनोकोलॉजिस्ट में ये सारी खूबियाँ थी, और रवीदा की उससे अच्छी दुआ सलाम थी। उसने ऐसे केसेस भी कामयाब करवाए थे जिनके लिए औरों ने नाउमीदी जाहिर की थी। रवीदा को वो अंधेरे में उम्मीद की एक किरण लगी थी। वो उसके बारे में बताने लगी। वसीम हमदानी तवज्जो से सुनते रहे, फिर तशक्कुर से बोले, आप वाकई बहुत
दर्दमंद है, वरना आज के दौर में कौन किसी अनजान से इतनी हमदर्दी करता है। आपने इतनी ज़हमत की, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है। यूँ तो नौशाबा हर तरह से इलाज करवा चुकी है, तमाम डॉक्टर्स का यही कहना है कि उसकी किस्मत में माँ बनने की खुशी नहीं है। अब तो वह जिक्र से भी चिढ़ने लगी है, मगर बहरहाल एक और कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। दुनिया में मोजज़े भी तो होते हैं। रवीदा को इत्मीनान सा हुआ, शायद अल्लाह ने इसके वसीले के लिए चुना। वो जब भी वसीम हमदानी के बारे में सोचती, दिल उनके लिए हमदर्दी के जज्बात से भर जाता था। अगर नौशाबा की ये कमी दूर हो जाए तो शायद उसके रवैये में कोई मस्बत तब्दीली आ जाएगी और वसीम हमदानी की ज़िंदगी कुछ सहल हो जाएगी। अच्छे लोग सिर्फ आजमाइश के लिए ही तो नहीं होते, कम अज़ कम अब तो अपना नाम बता दे। वसीम हमदानी ने उसे चौंकाया। कोई ज़रूरी तो नहीं है, रवीदा ने पहलू बचाया। अगर मैं कहूँ ज़रूरी है तो कमाल है, एक तरफ दोस्ती के दावे, इतनी मेहरबानी, और दूसरी तरफ ये अजनबियत, ये बदअतमादी। मगर नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद को गुलाब समझती हैं। रवीदा उनकी बात की गहराई तक पहुंची तो बेसाख्ता हंस दी। आप बताइए, आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं, टालने की कोशिश मत करें। ठीक है, मत बताइए, मैं भी आपको अजनबी हसीना के नाम से याद कर लिया करूँगा। माय गॉड, किसने कह दिया कि मैं हसीन हूँ? रवीदा ने आंखें फैलाई। हुस्न तो इंसान के अंदर होता है, और आप जो इतनी पुरखुलूस, हमदर्द और नरम दिल हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप बहुत हसीन हैं। रवीदा के दिल में गुदगुदियाँ सी होने लगी। आप भी कैसी पेचीदा बातें करते हैं, देखने में तो खासे सीधे साधे लगते हैं। वसीम हमदानी ने उसका जुमला पकड़ा। अब ये तो ज़्यादती, आपने मुझे खूब देख भी रखा है, मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और अपने बारे में कुछ बताने पर तैयार नहीं। रवीदा हथियार फेंक देने को थी, मगर फिर किसी ख्याल के तहत बोली, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पहचान पर है नाज तो पहचान चाहिए। चलिए, ये चैलेंज भी कबूल है, मगर मत भूलिए मेरे पास आपका फ़ोन नंबर है। फिर एड्रेस ढूंढकर आपके गेट तक पहुंचना क्या मुश्किल है? नहीं, ये फाउल प्ले नहीं चलेगा। रवीदा एहतजाज करने लगी। बाबा जान के इतलाई घंटी बजाने पर उसे टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। वो नंगे पाँव गेट की तरफ दौड़ी। सुबह से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। महरीन ने उसे बुलवा लिया था। चटपटे पकवान के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वो और महरीन मज़े से खुशगपियों में लगे थे कि मंशा भाई आ गए। अरे, आप आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे चले आए? मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, सोचा गोली मारो काम को, चलकर अपनी प्यारी सी बीवी के हाथों की चाय पीते हैं, मज़ेदार चीज़ें खाते हैं। मंशा भाई ने रवीदा के सलाम का जवाब देकर कपड़े झाड़ते हुए बताया। महरीन इस झांसे में कतई नहीं आई, हरगिज़ नहीं, ज़रूर ऑफिस का कोई काम होगा। एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर रह गई थी, मंशा भाई को एतराफ़ करना पड़ा। ऊपर से गाड़ी भी वर्कशॉप में है, वसीम को पकड़ना पड़ा, उसी की गाड़ी में आ रहे हैं। अरे, ये मोहतरम कहाँ रह गए? मंशा भाई पलटकर पीछे देखने लगे। अजी हमदानी साहब। रवीदा के बदन का सारा खून सिमटकर चेहरे पर आ गया। उनसे यूँ अचानक सामना होने की तवक्को ही कहाँ थी। महरीन भी संभल गई। उसी वक्त वसीम हमदानी दरवाजे पर नमूदार हुए। उनकी दराज कामत नुमायाँ हो रही थी, कपड़े हल्के हल्के गीले हो रहे थे, बालों पर पानी के कतरे थे, चारों तरफ उनके कीमती परफ्यूम की खुशबू फैलने लगी। महरीन उनसे कुछ कह रही थी, मगर रवीदा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर गिरती हुई बरसात की बूंदें जैसे उसके दिल में भी जलतुरंग बजा रही थी। उससे निगाहें न उठाई जा रही थी। हाथ पांव ठंडे होते महसूस हो रहे थे। कहीं आज वो पहचान ही न ली। उसने कतराकर निकलना चाहा था, मगर वसीम हमदानी ऐन दरवाजे पर ही तो खड़े थे। मंशा भाई अंदर अपने बेडरूम में खटर पटर करते हुए फाइल तलाश कर रहे थे, रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए। वसीम हमदानी महरीन से मुखातिब थे। फिर उन्होंने यूं ही एक अचड़ती निगाह महरीन के पीछे खड़ी रवीदा पर डाली, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने कदरे गौर से गहरी नज़रों से उसे देखा था। रवीदा को लगा उनकी आंखों में मायनी खेजी सी है, उनके चेहरे पर एक चमक सी लहरा गई थी। कैसे मिजाज हैं आपके? उन्होंने बाजार एक रस्मी सा फरीज़ा अदा किया था, मगर उनके होंठों के गोशों पर मुस्कुराहट लर्ज रही थी। जी, शुक्र है अल्लाह का। रवीदा से जवाब देना दो भर हो गया। वो उनसे नज़रें चुरा रही थी। उसे लग रहा था उसकी चोरी पकड़ी गई है। महरीन अपनी ही धुन में थी। उसने रवीदा के बदलती हुई कैफियत पर तवज्जो ही नहीं दी। उसने चाय का पूछा, मगर मंशा भाई को जल्दी थी। वो कोई काम अधूरा छोड़ आए थे, इसलिए फ़ाइल मिलते ही वसीम हमदानी को साथ ली अजलत में वापस चले गए। रवीदा का दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। महरीन नागवारी से गालबन मंशा भाई की लापरवाही पर बुड़बड़ा रही थी। वसीम हमदानी जैसे उसके घर पहुंचने के मुंतज़िर बैठे थे, और रवीदा भी खूब जानती थी कि फ़ोन किसका है। उसने खासे तजब्ज़ु के बाद रिसीवर उठाया था। हमें तो अपनी पहचान पर नाज था ही मिस रवीदा, अब आपका क्या ख्याल है? रवीदा से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वसीम हमदानी आज बहुत मूड में थे, शायद ये मौसम का असर था। क्या हुआ, ये आज आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? मैं कहाँ ज़्यादा बोलती हूँ? रवीदा को यही सूझा। जी नहीं, आप कहाँ बोलती हैं, आप तो मीना की तरह चहकती हैं, कोयल की तरह कूकती हैं और
और वसीम हमदानी को शौकी से बोलते रवीदा ने पहली बार सुना था। वो उनकी बात काट कर मसनूई खफकी से बोली, तो क्या मुझ में कोई भी खूबी इंसानों वाली नहीं है? वसीम हमदानी ने बेसाख्ता एक ज़ोरदार कहका लगाया। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर गज़ब की है। आपको पता है आज मैं एक अरसे के बाद खुलकर हंसा हूँ। हाँ देख रही हूँ, बहुत चहक रहे हैं। आज सैटरडे भी नहीं है। रवीदा ने लतीफ़ पहराए में चोट की। वसीम हमदानी उसका इशारा समझ गए। नुशाबा ज़हनी सुकून के लिए पिल्स लेती है, इस वक्त सो रही है। मैं अभी मेडिसिन वगैरह देकर आ रहा हूँ। रवीदा ने तसव्वुर की आंख से उन्हें नुशाबा की नाज बर्दारियाँ करते, अपने हाथों से गोली खिलाते, दूध का गिलास पिलाते, चादर उड़ाते हुए देखा। वो नुशाबा पर रश्क तो करती ही थी, आज पहली बार उससे हसद भी हुआ। भला कौन शौहर उनकी तरह अपनी बीवी का ख्याल रखता होगा। अभी नुशाबा के बारे में बताते हुए उनकी आवाज़ में किस तरह प्यार ही प्यार था। वो अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए लहजे में ज़बरदस्ती की शगुफ्तगी भरकर बोली, यानी कि वो भी सुकून से है और आप भी सुकून से हैं। आप बात से बात निकालने का क्या खूब फन जानती हैं। ये तो तय है कि आपकी संगत में बंदा कभी बोर नहीं हो सकता। वसीम हमदानी के मुंह से अपनी ये तारीफ़ कितनी अच्छी लग रही थी, मगर वो अपने बारे में उनके मज़ीद तासुरात जानना चाहती थी। आपने मुझे पहचाना कैसे? सिंपल, वो बोले। बस नज़र मिली तो दिल ने फ़ौरन गवाही दे डाली कि आपके अलावा ये हस्ती और कोई हो ही नहीं सकती। अब आप शायरी करने लगे। वो झीम उठी। शायरी नहीं, हकीकतन ऐसा ही हुआ था। आपके नाम की तरह आपकी शख्सियत में भी बहुत इनफरादियत है। खुशगुमानियाँ रवीदा को घेरने लगी। उसने धड़कते दिल के साथ पूछा, ऐसी भी क्या इनफरादियत है? बस है कुछ अलग सा। अब मैं क्या नक्शा खींचूं? बस तसव्वुर की आंख से वही मंजर बार बार देख रहा हूँ। वसीम हमदानी कहीं खो से गए। अगर आप मेरी इस जुर्रत पर खफा ना हो तो मैं कहूँ कि वो आपकी सुर्ख पड़ती हुई गुलाबों को मात करती हुई रंगत, उड़ती गिरती पलकें, झुकी झुकी नज़रें, तमतमाता हुआ चेहरा, कपकपाते हुए होंठ और होंठ काटने की वो अदा। बिलीव मी, मैं अभी तक उसी लम्हे में गिरफ्तार हूँ। मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रहा। रवीदा के कानों की लोहें तप गई, हथेलियाँ पसीज गई, उसके बदन पर चूंटियाँ सी रेंगने लगी थी। वो बामुश्किल बोली, आप मुझे बना रहे हैं? आपको अल्लाह ताला ने ही इतनी फुर्सत से बनाया है, मैं क्या बनाऊँगा? क्या आपने आईना देखना छोड़ रखा है? उस तरह की बातें उन्होंने पहली बार की थी। मौसम की रंगीनी ने जैसे उनकी तबीयत में भी जलानी भर डाली थी। रवीदा से मज़ीद कुछ और ना सुना गया। वसीम साहब, अगर आप ऐसी ही बातें करते रहे तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगी और आइंदा आपसे बात भी नहीं करूँगी। उसकी धमकी ने खातिर ख्वाह असर दिखाया। वसीम हमदानी यकबारगी होश की दुनिया में लौट आए। प्लीज़ रवीदा, ऐसा गज़ब मत कीजिएगा। आपसे 2 बातें करके ही तो मुझे जीने का एहसास होता है। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया था। मैं क्यों बहक गया था, भूल गया था कि दोस्ती की भी कुछ हदें होती हैं। आपसे बातें कहने का मुझे कोई हक़ नहीं था। पता नहीं कैसे मुझे अपनी सोच पर, अपनी ज़बान पर काबू नहीं रहा। आपको बुरा लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उनकी दर्द से बोझल आवाज़ से रवीदा के दिल पर एक चोट सी पड़ी। वो तड़प उठी, आहिस्ती से बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं रवीदा, आप मेरा लिहाज कर रही हैं, मगर मुझे कोई हक़ नहीं है कि आप जैसी अच्छी लड़की को परेशान करूं। मुझे आपके खुलूस का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं भी क्या करता। आई हूँ, अचानक आपसे मुलाकात हुई तो बच्चों की तरह खुश होने को दिल चाह रहा था, वरना मैं तो खुशी के लफ्ज़ को भूल चुका था। आपकी दोस्ती इस वक्त मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। प्लीज़ मुझे इससे महरूम मत कीजिएगा। रवीदा को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आखिर उसे इतनी तंग नज़री दिखाने की क्या ज़रूरत थी? अभी वो कुछ देर पहले किस कदर खुशगवार मूड में थे और अब उसने खामखा फ़िज़ा को गमगीन बना डाला था। वो कौन सा उससे इश्क झाड़ने लगे थे? उसकी तारीफ़ ही तो कर रहे थे, और किसी की तारीफ़ करना ऐसी कोई मायूब बात भी नहीं थी। बस ये था कि उनके लबो लहजे में बेतकल्फ़ी का रंग आ गया था। लेकिन आज से पहले तो उन्होंने कभी कभी कोई छछोरी हरकत नहीं की थी। उन्हें तो नुशाबा के आगे कुछ सुझाई ही नहीं देता था। उनकी हर बात की तान नुशाबा पर आ टूटती थी। वो हर वक्त उसी के लिए परेशान, उसे ही खुश करने के चक्रों में उलझे रहते थे। यूँ भी आज तक किसने उसे यूँ सराहा था? दिल में अपनी अहमियत का एहसास उजागर होने लगा था। वो अफसोस करने लगी कि क्यों फजूल में उन्हें टोक डाला। माहौल का बोझलपन दूर करने के लिए उसने मौजू बदल दिया और इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगी। आने वाले दिनों में वो वसीम हमदानी को अपने बारे में सब कुछ बताती चली गई। बाबा जान का मिजाज, उनकी बेतवजही, अपनी तनहा बेकैफ़ो बेरंग ज़िंदगी, अपने बचपन के छोटे छोटे वाक़यात। वसीम हमदानी का मीठा लबो लहजा ज़ख्मों पर तसल्ली और हमदर्दी के फाहे रखता महसूस होता था। वो भी उससे कुछ ना छुपाते थे। फिर जब वो उनकी आदी हो चली थी, उन्होंने एकदम फ़ोन करना बंद कर डाला। ज़िंदगी में एकदम खला सा पैदा हो गया। रवीदा कमी के एहसास से बुलाई बुलाई फिरती थी। इंतज़ार की घड़ियाँ तवील होती गई, मगर कोई भी मुदर सुर कानों में रस न घोलता था। ये तसव्वुर ही रूह फरसा था कि इतनी ज़्यादा दोस्ती के दावे के बाद वो उससे राब्ते तोड़ चुके हैं। बातों ही बातों में महरीन से इतना मालूम करने में तो कामयाबी हो चुकी थी कि उस तरफ खैरियत ही है। बेकली मज़ीद बढ़ गई। एक
आध बार सैटरडे को उसके घर फ़ोन करने की कोशिश भी कर देखी, मगर खिलाफ मामूल फ़ोन नौशाबा नहीं उठाया और उसे हाजिर दिमागी से काम लेते कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ा। फिर जब बर्दाश्त की हद हो गई तो उसने सारी एहतियात बलाए ताक रखकर करीबी मार्केट के पीसीओ से उस वक्त फ़ोन कर डाला जब घर पर वसीम हमदानी की मौजूदगी यकीनी होती थी। इस बार भी फ़ोन नौशाबा ने उठाया और उसकी आवाज़ सुनते ही उस पर बरस पड़ी। नौशाबा ने उसे कमीनी, चुड़ैल, डायन समेत जाने कितनी गालियों से नवाज डाला। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी, क्या मैं नहीं जानती कि तुम दोनों क्या गुलछड़े उड़ा रहे हो? अंधी नहीं हूँ, ना ही इतनी अहमक हूँ कि अपने शौहर के करतूतों से वाकिफ़ ना हूँ। तो समझ क्या रही है? तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तेरा दामन खाली ही रहेगा। वो और भी जाने क्या उल्टी सीधी बकवास करती रही। फिर उसने धड़ाक से फ़ोन पटक डाला। रवीदा मारे शर्म के पसीने पसीने हो रही थी। उसके कानों में साए साए होने लगी। ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बेइज्जती उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। जी चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने फ़ोन किया ही क्यों था। नौशाबा जैसे मिजाज की औरत से किसी शरीफाना बर्ताव की तवक्को ही फजूल थी। कैबिन से बाहर निकलते हुए पीसीओ के मालिक ने अपनी कैफियत छुपाने के लिए उसे सरतोड़ मेहनत करनी पड़ी। एहसास से ज़िल्लत से उसकी बुरी हालत हो रही थी। जूं तो वो घर तक पहुंच पाई थी, फिर अचानक उसके अंदर गुस्से का एक रेला सा उठा और शर्मिंदगी पर गालिब आता गया। रग रग में एक आग सी भरने लगी। नौशाबा उस वक्त उसके सामने होती तो वो उसका मुंह नोच डालती। वो कौन होती थी उससे उस लबो लहजे में बात करने वाली? इस वक्त तो शौक किसी कैफियत में जैसे उसकी कुव्वत गवाही माऊफ हो गई थी, वरना वो जवाब में उसे उससे ज़्यादा सुना सकती थी। उस बदसूरत, बदतहज़ीब, बदमिजाज औरत के नाज वसीम हमदानी उठा सकता था, वो नहीं। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद भी अंदर की आग ख़त्म नहीं हुई थी। उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। नौशाबा को उसकी इल्ज़ाम तराशी और बदगोई का मज़ा चखना ही होगा। उसे एतराफ़ था कि ठीक है, वो उस पर रश करती थी। वसीम हमदानी के लिए दिल में एक नरम गोशा रखती थी। उनकी शख्सियत को, उनके ख़यालात और नज़रियात को पसंद करती थी, मगर आज तक तो उसने अपने इन ख़यालात, जज्बात की वसीम हमदानी को हवा तक नहीं लगने दी थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो नौशाबा का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वसीम हमदानी को अपनी किस्मत से कोई शिकवा नहीं था। वो नौशाबा की हमायत करते थे, उसका ख्याल रखते थे, मगर इसके बावजूद उसने बारहा उनके लहजे में अपने लिए पसंदीदगी की झलक महसूस की थी। वो एक अच्छे दोस्त के लिहाज से सही कई बार उससे कहीं मिलने के लिए इसरार भी कर चुके थे, मगर उसी ने हौसला अफजाई नहीं की थी। ये बात अपनी जगह दुरुस्ती कि वसीम हमदानी नौशाबा को कोई दुख नहीं देना चाहते थे, उसके लिए मस्बत अंदाज में सोचते थे। उन्होंने आम मर्दों की तरह अपनी नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी का रोना कभी नहीं रोया था, ना ही नौशाबा पर कोई इल्ज़ाम धरा था। यही बात उसके दिल में उनकी कदर बढ़ाने का बाइस बनती थी, मगर आखिर तो वो इंसान ही थे। अगर उसने उनकी पजीराई की होती, खुद सुपुर्दगी का कोई इशारा दिया होता, उन्हें तस्खीर करने की ठानी होती, तो नौशाबा भी उन्हें उसकी तरफ बढ़ने नहीं रोक सकती थी। उसने तो एक तरह से नौशाबा पर एहसान किया था, मगर नौशाबा इस एहसान के काबिल नहीं थी। वो उस लायक नहीं थी कि वसीम हमदानी जैसे शानदार मर्द उसकी खातिर अपने जज्बात का गला घोंटकर एक महरूम, नाउसूदा और काबिल रहम ज़िंदगी गुजारे। आखिर उसने वसीम हमदानी को कौन सा सुख दिया था? ना घरेलू सुकून और ना ही उसकी नस्ल को आगे बढ़ा सकी थी। ये तो वसीम हमदानी का ज़र्व था, जो उसके बावजूद वो उसे बर्दाश्त कर रहे थे। उसके लिए हमेशा अच्छे जज्बात का इजहार करते रहते, और फिर उस पर भी नौशाबा का इतना तनतना, इतना फ़ख्र, इतना गरूर। गम गुस्से से सुलगते हुए उसने ये फैसला कर लिया कि वो नौशाबा का ये गरूर तोड़ कर ही दम लेगी। नौशाबा ने उसके नस्मानी पंदार को जो ठेस पहुंचाई थी वो भुलाने वाली नहीं थी। उसके बदन का रवां रवां बस इंतकाम की पुकार कर रहा था। जाने कि उसे यकीन था कि नौशाबा ने वसीम हमदानी पर पहरे बिठा रखे होंगे, और ऐसा ही हुआ था। वसीम हमदानी का फ़ोन आया था। रवीदा भरी बैठी थी, मगर उनकी आवाज़ सुनकर नए सिरे से नौशाबा की बातें याद आने लगी। तौहीन और हद तक के शदीद एहसास से उसका गला रंध गया। वो कुछ भी ना कह सकी। वसीम हमदानी मुस्तरिब लहजे में कहे जा रहे थे, तुम मुझसे नाराज़ हो, खफा हो, बोलो, कुछ तो कहो, चुप क्यों हो? मैं भी क्या करता? नौशाबा पर फिर शक का दौरा पड़ा। वो स्ट्रेक हो रही है, समझ नहीं आता कि क्या करूं। सोचो तुम्हें फ़ोन करना छोड़ देता हूं ताकि उसके सामने कसम खाने के लायक तो हो सकूं, मगर नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। रवीदा, ये चंद दिन मैंने जिस तरह गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। उनकी आवाज़ उनकी बेचैनियों की शिद्दत की गवाही दे रही थी। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? रवीदा रूहानसी होकर बोल पड़ी। वसीम, आपकी ज़िंदगी तो नौशाबा से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है, इसमें मेरी गुंजाइश कहाँ है? ठहरो, पहले मुझे अपनी खुश नसीबी पर रश्क तो करने दो। क्या जुदाई के चंद दिनों ने तकल्लुफ़ के फासले मिटा दिए? इस तर्ज़ तखातुब पर वसीम हमदानी झूम से उठे। मगर मैं आपकी ज़िंदगी में अपना मकाम जानना चाहती हूँ। तुम्हारा वो मकाम है जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। तुम मेरी खुशी, ख्वाहिश, मेरी ज़िंदगी हो, और मैं सब कुछ जो तुम समझना चाहो। तेरे अहद में दिलजार के सब इख्तियार चले गए। वसीम हमदानी आज एहतियात का दामन छोड़े बैठे थे। रवीदा उन अल्फाज के सहर में डूबती चली गई। और नौशाबा, एक कमिटमेंट जो मैं पूरा करना चाहता हूँ,
नहीं चाहता था। वसीम हमदानी ने अपने अल्फाज की खुद ही तसही की। उफ़, ये तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया। ये क्या दोराहा है? मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? रवीदा ने बिला कमोकास्त उन्हें सब कुछ बता डाला। सदमे की शिद्दत से वसीम हमदानी कुछ देर तक कुछ भी ना कह पाए। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, मगर आइंदा नहीं, आइंदा की नौबत ही नहीं आएगी। नौशाबा ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। वसीम हमदानी ने फैसला करने में देर नहीं लगाई थी। लेकिन वादा करो तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा। रवीदा को करार सा आ गया था। वसीम हमदानी नौशाबा को दुख देना नहीं चाहते थे, मगर नौशाबा को भी तो कुछ सोचना चाहिए था। जो लोग देना नहीं सिर्फ लेना जानते, उनके हिस्से में आखिर में यूं ही पछतावे आते। वसीम हमदानी ने कहा था कि वह नौशाबा को खुद ही हैंडल कर लेंगे, मगर हालात साजगार होने तक रवीदा को कुछ इंतज़ार करना होगा। रवीदा उनसे बात करके अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसने वसीम हमदानी से मुलाकात का वादा भी कर लिया था। अब तो जो भी होगा बबांग दहल होना था। हक ना मिले तो छीन लेना पड़ता है। बाबा जान उसकी तरफ से गाफिल थे तो क्या, उसे भी अपनी बेरंग ज़िंदगी में मोहब्बत और खुशी के रंग भरने का हक हासिल था। डर था तो सिर्फ ये कि बाबा जान कोई हंगामा ज़रूर खड़ा करेंगे। वो तो अच्छे भले रिश्तों में कोई खामी ढूंढ कर रद्द करते चले आए थे। वसीम हमदानी के शादीशुदा होने की वजह से उनके पास इनकार का अच्छा खासा जवाब मौजूद था, मगर उसने भी हर तूफान से टकराने का अज़म कर रखा था। अब तो तख्त या तख्ता कुछ भी होना था। सोचा तो बहुत कुछ था, मगर बाबा जान का सामना होने पर उनके बारोब चेहरे पर नज़र पड़ते ही सारी हिम्मत जवाब दे गई। फितरी कमज़ोरी गालिब आ गई। वो इरादे बांधती और तोड़ती रही। फिर सोचा कि मेरीन इस सिलसिले में बाबा जान के सामने उसकी मौसर वकालत कर सकती थी। शुरू में तो उससे भी जानकर शौक़ लगेगा और यकीनन वो भी एतराज़ करेगी, मगर वो उसकी बचपन की दोस्ती, उसके जज्बात और एहसासात को बाबा जान की निस्बत बेहतर तौर पर समझ सकती थी। उसने मेहरीन का नंबर घुमा डाला। मेहरू, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। नहीं, वो बात फ़ोन पर नहीं हो सकती, तुम घर आ जाओ। ऐसी क्या बात है? बस है, समझा करो। पहले कभी इस तरह बुलाया है? क्यों सस्पेंस फैला रही हो? मालूम भी है मुझसे पुरस्रारियत बर्दाश्त नहीं होती। तलाजे कल्ब होने लगता है। अच्छा, मैं समरी को स्कूल भेज कर आती हूँ। सादैन दोपहर की शिफ्ट में पड़ती थी। आध घंटे के अंदर मेरीन उसके सामने मौजूद थी। पहले चाय पी लेते। रवीदा चाय पहले ही तैयार कर चुकी थी। वो ट्रॉली धकेलती हुई अपने बेडरूम में ले आई। यूँ भी घर में इस वक्त उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो इत्मीनान से बात कर सकते थे। मेरीन पहलू पर पहलू बदल रही थी। अब फूट भी चुको। ये देख कर कि यहाँ सब खैरियत है, उसे कदर इत्मीनान तो हुआ था, मगर रवीदा का ये अंदाज़ उसकी समझ से बाहर था। रवीदा तमहीद के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी। फिर उसने झूठ का सहारा लिया। दरअसल बाबा साहब जान मेरी शादी के लिए ज़ोर दे रहे हैं। मेरीन उछल पड़ी। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ये नेक ख्याल तो अंकल को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हैरत है, इतनी सीधी सी बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई? मगर मेहरू, मुझे डर लगता है। लोग कहते हैं शादी एक जुआ है। रवीदा अपने नाखूनों को देखते हुए बोली। तो ज़िंदगी में एक बार जुआ खेल लेने में क्या हर्ज है? मेरीन अब मुतमईन होकर अपने लिए प्याली में चाय डालने लगी थी। खुदा पहाड़ निकला जुआ। मुझे कैसे कैसे वहम उठ रहे थे। वो कतीली रखकर बोली। मजाक में मत टालो मेहरू, मैं संजीदा हूँ। शादी ज़िंदगी भर का सवाल है। इसके लिए कम से कम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अनजाने लोगों को उठाकर एक दूसरे के साथ इस बंधन में बांध दिया जाता है। फिर उनमें से कुछ लोग ये जुआ हार भी तो जाते हैं, जैसे बाबा जान और अम्मा जान थे। अलग अलग तबीयत के। और हाँ, तुम्हारे वसीम हमदानी और उनकी बेगम। अपने वालिदैन की मिसाल तो रवीदा को यूं ही देनी पड़ी थी। मेहरीन ने अबरू अचकाए। ये मिस्टर एंड मिसेस हमदानी का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? यूं ही सामने की मिसाल है तो ख्याल आता है कितनी काबिल रहम ज़िंदगी है उनकी। तुम्हें नौशाबा पर बहुत तरस आता है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की लाइफ उसी जैसी हो। खुदा से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अपनी बात का गलत मतलब अक्स किए जाने पर रवीदा गड़बड़ा सी गई थी। उन पर क्यों? मैं तो वसीम हमदानी साहब की बात कर रही थी। वो बेचारे। मेरीन को हंसी आ गई। उसने रवीदा की बात काट दी। ओ समझी, तुम्हें भी हर औरत की तरह वसीम हमदानी से हमदर्दी हो रही। उनकी शख्सियत में वाकई जादू। औरत हमेशा उन्हें मजलूम समझती। वैसे आपस की बात है, औरतों को अपनी सिंह के मुकाबले में हमेशा मर्दों से ही हमदर्दी उठती है। पलड़ा उसी की तरफ झुकता है कि ज़रूर बीवी की ही कोई गलती होगी जो बेचारा इस तरह बिहेव कर रहा है। खिदमत नहीं करती होगी, ज़बान चलाती होगी। ये मेरा तज्ज़िया और मुशाहिदा है। बस पे आदत बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी, वो अलग बात है, मगर यहाँ तो सब साफ जाहिर है। रवीदा जज्बुज़ हो रही थी। कल तक तो मेरीन नौशाबा की बदमिजाजी से नाला थी, आज उस पर तरस खाने की बात कर रही थी। यही तो अलमिया है। मेरीन ने एक गहरी सांस ली। फिर वो कदरे आगे झुककर राजदाराना से अंदाज में बोली। एक बात बताऊं, वादा करो किसी से नहीं कहोगी, वरना मंशा मेरी शामत ला देंगे, कभी मुझ पर एतबार नहीं करेंगे। रवीदा उलझी नज़रों से उसे देखने लगी। यहाँ वो इतने नाजुक मौजू को छेड़ने लगी थी और मेरीन को इधर उधर की सूझी थी। कह दो, मुझे कहाँ यहाँ की वहाँ करने की आदत है, वो बादल नख्वास्ता बोली।
यूँ तो खुदा ने किसी का पर्दा रखने और ऐब ढांपने की तलकीन की है, मगर आज तुमने उनका जिक्र छेड़ा तो यूँ समझो पेट में दर्द होने लगा। सब लोग नौशाबा को बांझ समझते, बेऔलादी का सारा इल्ज़ाम उसी पर देते हैं। नौशाबा के जिक्र पर रवीदा को हमतन गोश होना ही पड़ा। हाँ वो तो है ही, यही तो ज़ाहिर और बातन का फ़र्क है। महरीन कहते कहते रुकी, उसकी आवाज़ मज़ीद नीची हो गई। किसी को ये नहीं मालूम कि असल में इसके ज़िम्मेदार वसीम हमदानी है। रवीदा जैसे हवा में मुअल्लिक हो गई। यूँ तो वसीम हमदानी नॉर्मल है, मगर बाप नहीं बन सकते। ऑफिस के पैनल का डॉक्टर मंशा का गहरा दोस्त है, उसी के ज़रिए इत्फाक से मंशा को ये बात मालूम हुई थी। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर रखा है कि मुझे किसी के सामने ये बात मुँह से नहीं निकालनी। वसीम हमदानी ने तो इस हकीकत को राज बना कर रखा हुआ है और सारा इल्ज़ाम नौशाबा पर आता है। मुझे नौशाबा ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं है। उसकी तेज़ मिजाजी, उसका बर्ताव सब अपनी जगह, मगर आफरीन है उस औरत पर। सब जानती है और फिर भी मियाँ का भरम रखा हुआ है। कभी कभी मैं वसीम हमदानी को इतनी ढिठाई से मजलूमियत का पैकर बने लोगों की हमदर्दियाँ बटोरते देखती हूँ तो सच पूछो खून खौलने लगता है। अरे अरे, इतनी चीनी डाल दी जाए चाय में, क्या जहर बनाने का इरादा है? उसे यह के बाद दीगरे अपनी प्याली में चीनी के चमचे डालते देखकर महरीन ने टोक डाला था। रवीदा ने अपनी बेध्यानी से चौंक कर एकदम प्याली मुँह से लगा डाली। गरम गरम चाय के घूंट से सीना जल उठा। मिठास, ज़्यादा मिठास भी तो जहर होती है। उसकी नस नस में जहर सरायत करता जा रहा था। एक तो ढोंगी, ड्रामेबाज और ऊपर से करतूत देखो। मंशा सब जानते हो, उस शख्स की हवस की कोई हद ही नहीं है। अपनी शख्सियत का खूब फ़ायदा उठाता है। लड़कियां भी तो अकल की अंधी होती हैं, पता नहीं कैसे झांसे में आ जाती हैं। मैरी ने भी आज ही हर रात से पर्दा उठाना था। शादी के बाद जाने कितने अफेयर में मुलव्विस रहा है। नौशाबा भी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी उसका सलूक फिर सबके सामने। नौशाबा को छोड़ भी नहीं सकता। एक तो बदनामी होगी, फिर ये गाड़ी बंगला सब नौशाबा का ही तो है। रवीदा के बदन से जैसे कोई रूह खींचे जा रहा था। उसे अपना वजूद पताल की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी साकित आंखें महरीन पर जमाए चाय की प्याली लबों से लगाए जहाँ की तहाँ बैठी रह गई थी। अगला घूंट भरने की न ताब रही थी न तलब। काश उसके हाथों में वाकई जहर होता, काश ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होता। वो तो अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। वो खुद को कितना मैच्योर और पुरएतमाद समझती थी और कितनी आसानी से कम सिन नादान लड़कियों की तरह एक कहा मर्द के खूबसूरत अल्फाज के जाल में फंस गई। कोई कमज़ोरी उसके किरदार में भी तो थी। खुद साख्ता तनाई, खुद साख्ता एहसास महरूमी दूर करने का यही तरीका तो नहीं था। फिर वो किस कदर खुदगर्ज हो चली थी कि एक दूसरी औरत के हक़ पर डाका डालना अपना इस्तेहकाक समझ रही थी। उसके लिए ये सज़ा तो बहुत कम थी। मोहब्बत जो खुदगर्जी सिखाए, मोहब्बत जो बेहिजाब और बेलिहाज बनाए, मोहब्बत जो ज़िल्लत दे, जो ख़ानदान की इज़्ज़त को रुसवा करे। अगर यही मोहब्बत थी तो उस नाम नेहाद मोहब्बत पर 100 बार लानत। वो जो हर तूफ़ान से टकराने का अज़म किए बैठी थी, हकीकत का एक तमांचा नहीं सह पा रही थी। मर्द की ज़ात एक होती है, तरीक़ा वारदात हज़ार। ये तो किसी की दुआ का साया था जो वो वसीम हमदानी की दस्तरस में आने से महफूज रही थी। खुद एहतसाबी के उस अमल ने उसे पसीना पसीना कर डाला था। इतलाई घंटी ने फ़रार का मौका अता कर दिया। बाबा जान आज खिलाफ मामूल जल्दी लौट आए थे। गेट खोलकर रवीदा उल्टे पैरों वापस पलट आई। महरीन को वहीं बैठा छोड़कर वो बाथरूम में घुस गई और देर तक जलती हुई आंखों पर ठंडे पानी के छपाके मारती रही। बाहर निकली तो बाबा जान को अपने ही कमरे में मौजूद पाया। रवीदा धक से रह गई। अभी तो उसने खाना भी नहीं लगाया था। फिर इतनी जल्दी न जाने कौन सी कोताही बाबा जान की निगाह में आ गई थी, मगर बाबा जान के होंठों पर शफीक सी मुस्कुराहट थी। वो महरीन की वहाँ मौजूदगी पर खुशी का इजहार कर रहे थे। अच्छा हुआ महरू बेटा, तुम आज चली आई। हम तो खुद फ़ोन करके तुम्हें बुलवाने वाले थे। इस दर्जा मोहब्बत व अपनायत पर खुद महरीन को भी अपनी खैरियत मशकूक दिखाई देने लगी। उसने किन अखियों से रवीदा को देखा जो सता हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। खैरियत तो है अंकल। आज आप बाप बेटी को एक साथ मेरी याद क्यों सताने लगी? खिलाफ आदत आज बाबा जान अंकल के लफ्ज़ पर भी मुअत्तरज़ नहीं हुए, मतानत से बोले, खैर ही खैर है बेटा। अब रवीदा की माँ या कोई बड़ी बहन तो है नहीं, अब सब कुछ तुम ही को करना है। ऐसे मौके पर सहेलियाँ ही काम आती हैं। बात की तह तक पहुँचते महरीन को देर नहीं लगी। आपका मतलब है रवीदा के रिश्ते का कोई सिलसिला? हाँ, बात तो कब से चल रही थी, मगर हम अपनी फ़ैसला खूब सोच समझ कर करना चाहते थे। अपने मियाँ अब्दुल हमीद के भतीजे होते हैं साहिबजादे। माँ बाप तो रहे नहीं, अब्दुल हमीद ने ही परवरिश की है। वलायत पढ़ने गए हुए थे, शरीफ ख़ानदानी, खुश शक्ल, पढ़े लिखे। देखा जाए तो कोई कमी नहीं थी, मगर बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसका ज़िंदगी भर का मामला है, यूँ ही तो नहीं हर बात तय की जा सकती।
हम यही चाहते थे कि लड़के के वापस आ जाने के बाद खुद उससे मिलकर तसल्ली करके फ़ैसला करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुतमईन हैं। आगे जो अल्लाह की रज़ा। उनके मुँह से ये सब सुनकर रवीदा पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ देर तक तो उसकी समझ में नहीं आया था कि किन तासुरात का इजहार करे, फिर उसका सर झुकता ही चला गया। शर्म से और शर्मसारी थे। उसका दिल चाह रहा था कि बाबा जान के कदमों में झुककर अपनी बदगुमानियों की माफ़ी तलब करे। वो उन्हें कितना गलत समझती रही थी, गाफिल, बेबस, सख्त दिल और जाने क्या क्या गर्दानती रही थी। वो अगर कभी उसकी इन सोचों को पढ़ लेते तो वो उन्हें अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। उसका दिल भर आया, आंखों में पशेमानी के आंसू मरते चले आ रहे थे। बाबा जान महरीन से कह रहे थे, माशाल्लाह से तुम समझदार हो, घरदारी में ताक हो, बड़ी बड़ी दावतों का इंतज़ाम संभालती आ रही हो। परसों अब्दुल हमीद और उनकी बेगम साहिबजादे के साथ यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि तुम सारा इंतज़ाम यूँ देखो कि मेहमानों को किसी शिकायत का मौका न मिले। महरीन सादतमंदी से सर हिलाए जा रही थी। और बेटी, शादी से पहले कुछ घरदारी इसे भी सिखा दो, वरना हमारा नाम खूब रोशन होगा। हद दर्जे की लापरवाही है मिजाज में। अल्लाह बख्शे तुम्हारी चची जान मरहुमा इतनी सलीका मंद थी और उनके हाथ में इतना जायका था कि बाबा जान और भी जाने क्या कुछ कह रहे थे, मगर रवीदा को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मोहब्बत और शफकत से गूंदे हुए अल्फाज जैसे उसे अपने कानों में रस घोलते हुए महसूस हो रहे थे। बाबा जान के जाने के बाद महरीन दोनों हाथ कमर पर रखकर शरारत से उसे घूरने लगी। तुम तो कह रही थी कि अंकल तुम्हारी शादी पर जोर दे रहे, यहाँ तो सारी बात भी तय हो चुकी है, तो इतनी देर से ये खुशखबरी छुपाई हुई थी और खुशी के इस मौके पर रो रोकर जान क्यों आधी कर रखी है? उसने डांटा। जब से देख रही हूँ मुंह लटका रखा है। रवीदा की आंखों से अब भी आंसू जारी थे। मुझे मर्दों से बहुत डर लगता है। आखिर वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द को जान सकेगी, उसकी शख्सियत को परत दर परत खोल सकेगी। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। जैसे बाबा जान थे बज़ाहिर इतने सख्त मिजाज और अंदर से उसके ख्याल से फ़िक्रमंद और वसीम हमदानी। इस नाम से हलक तक कड़वा होने लगा। उसी वक्त ज़हन में जैसे एक रोशनी से झलमलाई महरीन ने एक बार कहा था कि हर कोई उनकी तरह खुश नसीब नहीं होता, मगर हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर ठोकर न लगती तो उसकी आंखें कैसे खुलती? वो इतनी आसानी से बाप की रज़ा के आगे सर तस्लीम खम कैसे करती? दुनिया में कोई कोई खुश नसीब तो ऐसे भी होते हैं जो कि बख्शे जाते हैं। कुदरत जिनका भरम रखती है, जिनकी दुश्वार राहें आसान कर दी जाती हैं। कोई नेकी तो थी जो आड़े आ गई थी। शायद खुदा ने उसका शुमार भी उन खुश नसीबों में कर रखा हो। ये जाना तो लगा जैसे दिल पर किसी ने हाथ रख दिया हो। महरीन कुछ ना समझने वाले अंदाज में आंसुओं की ओट में उभरने वाली मुस्कुराहट की कौसर कज़ा को देखती रह गई। तो मेरा ख्याल है ये नावल ख़त्म हो चुका है। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत ही कोई बदतमीज़ था ये इंसान, क्या नाम है इसका, हाँ क्या नाम था यार, वसीम साहब, जो भी थे यार, ऐसे लोग होते हैं, बचकर रहना चाहिए। लोगों का नहीं पता होता, वो बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं और दिखते कुछ है, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।